हेलो। तो से नैना जब से मिले। हेलो। कैसे हैं आप सब लोग मेरे दोस्तों? हेलो 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 गोपाल, हेलो लकी। कैसे चल रही है रिएक्ट की जर्नी? ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं हम पढ़ाई के लिए। ऐसा फील आ रहा है। हाँ 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 हाँ। कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? आई थिंक प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर लिए होंगे आप सब लोगों ने तो। इतना तो भरोसा करता ही हूँ मैं आप लोगों पे। सब ठीक बा। चलो ये भी ठीक है भाई। हाँ हाँ। सब ठीक बा, सब ठीक बा। ओके ओके, मस्त, सेम 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 सेम। भैया जी प्रणाम प्रणाम मेरे दोस्त, प्रणाम। मस्त मस्त मस्त। चलो कोई नहीं। भैया क्या डीएसए स्टार्ट कर दूंगा अभी? कर दो यार, किस चीज का मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? यार मेरा वीकेंड तो बहुत बिजी था इस बार। पूरे वीकेंड में काम ही चल रहा था, मैंने कहा था ना कुछ लाने वाले यूट्यूब पे तगड़ा। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। मजा आएगा तुम्हें। अभी 2-3 महीने का काम है। मेरा वीकेंड उसी पे निकल जा रहा है। गुड़गांव गया था। पूरा काम थोड़ा बहुत किया। पूरा तो क्या ही हुआ हो, पर काफी काम किया। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्ट का हमारा अगला सेशन स्टार्ट हो गया है। ओके। अब रिएक्ट में अब हमें क्या पढ़ना है भैया? रिएक्ट बनाना तो सीख लिया। हाँ जी। अब इस रिएक्ट के ऊपर अब हमें काम भी करना है। बनाना आ गया। हाँ जी। अब मुझे पता है रिएक्ट एक लाइब्रेरी है या फिर जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को हमें इस्तेमाल कैसे करना है ताकि जो रिएक्ट की जो कुछ पावर्स हैं उनको मैं इस्तेमाल कर पाऊं। क्लियर? हाँ जी। तो मैंने डे 2 का ही प्रोजेक्ट उठा लिया है। जो हमने डे 1 में किया था, तो मैंने सिर्फ index.html और app.js उसका उठा लिया है। क्लियर? जो हमने कब किया था? डे 1 पे। और बाकी तो हमारा कोड वैसा ही है। अब अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, भैया रिएक्ट 18 होगा 19 होगा। अरे 19 ही कराएंगे यार, टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ। 19 ही कराऊंगा, तुम्हें डरो मत। कोई इतना फर्क नहीं पड़ा भैया। लेकिन यहाँ पे तो ये सीडन का लिंक है, ये तो 18 वाला है। तो आप कैसे कह रहे हो कि 19 कराऊंगा? 1-2 लेक्चर रुक जाओ। 19 ही कराऊंगा, भरोसा रखो। हाँ। तो चलो सबसे पहले इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं मैं। तो हम देख पा रहे हैं जैसे मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो हमारा हेलो कोडर आर्मी तो प्रिंट हो गया। ये हमें उस दिन सीखा था index.html और app.js। इसमें हमने कुछ नहीं किया था, एक एलिमेंट क्रिएट किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था, उस एलिमेंट उसके बाद हमने एक रूट का एक्सेस लिया था। हाँ जी। और रूट के अंदर उसको रेंडर कर दिया था उस एलिमेंट को हमने। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा था। अब भैया इसके अंदर स्टाइलिंग क्लासेस वगैरह किस तरीके से ऐड होंगी, अगर अभी मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर, तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा div id रूट है। इसके अंदर हेलो कोडर आर्मी आ चुका है। ठीक है। ये हम रिएक्ट की हेल्प से लेके आए थे। अब अगर मुझे इसके अंदर कुछ करना हो, जैसे मान लो मुझे अगर इसके अंदर आईडी देनी हो, तो आईडी कैसे दूंगा? तो ये जो बीच वाला है ना आपका, ये प्रॉपर्टीज के लिए है कि क्या क्या प्रॉपर्टी में इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। सिंपल वही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आईडी में मान लो क्या देना चाहता हूं, फर्स्ट। इसके आईडी हम दे देते हैं कि इसकी आईडी फर्स्ट है। क्लास नेम भी दे देते हैं इसे, भाई क्लास नेम है तेरा, क्या रखो क्लास नेम, राहुल रख देते हैं। क्लियर? तो चलो देख लेते हैं क्या ये काम कर भी रहा है। क्या ये काम कर भी रहा है अपना? तो देखो आईडी फर्स्ट आ चुकी है और क्लास क्या आ चुका है, राहुल आ चुकी है। क्लास राहुल आ चुकी है क्योंकि हमें पता है हमें क्या देना पड़ता है, क्लास नेम देना पड़ता है। अगर क्लास दूंगा यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेरे जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि उसमें जो क्लास वाला कीवर्ड है, हम क्लास बनाने के लिए रिजर्व रखा हुआ था ना हमने। हाँ जी। इसलिए मैं क्लास का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकता, क्लास नेम मुझे लिखना पड़ता है। वहां पे ये एज अ क्लास ही आपको दिखेगा। पता नहीं भाई दिख भी रहा नहीं दिख रहा तुम्हें, फिर मुझे गालियां दोगे, कुछ दिखता तो है नहीं। फालतू बकवास तो करा दो भैया से। चलो ये हमने प्रूव कर दिया। भैया अगर इसमें कलर वगैरह ऐड करना हो तो कलर कैसे ऐड करूंगा? स्टाइल।
भाई स्टाइल वाला कीवर्ड यूज करो, ठीक, हाँ जी, और इसको ले लेना है हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे हम ऑब्जेक्ट को लिख रहे थे ना वैसी, आईडी फर्स्ट, क्लास नेम राहुल, स्टाइल ये। अब इसमें तुम्हें जो करना है, बैकग्राउंड कलर डालना है वो डाल दो, बैकग्राउंड, क्योंकि स्टाइल में अलग अलग आ सकते हैं ना मेरे, हाँ जी, इसलिए मैंने उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले लिया। बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लिया। अगला फॉन्ट साइज 30 पिक्सल ले लिया। और क्या चाहिए, कलर भी डाल देते हैं, कलर डाल दिया इसमें, कैसा कलर डालू, पिंक डाल देते हैं। चलिए, ये हमने स्टाइलिंग यहां पे कर दी है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारा जो हमें चाहिए था वो हमें रिजल्ट आ चुका है। तो मतलब मैं इसके अंदर कलर वगैरह भी डाल सकता हूं, जो भी मैंने एलिमेंट क्रिएट किया। तो हमने H1 जो हमारा टैग होता है, अगला हमारा एट्रीब्यूट्स के लिए, जो भी मैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज डालना चाहता हूं, क्लियर। और तीसरा होता है उसका चिल्ड्रन, हेलो कोडर आर्मी। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल सकता हूं एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आईडी फर्स्ट डाला, क्लास नेम राहुल डाला। स्टाइल को मैं एज अ क्या लूंगा, ऑब्जेक्ट लूंगा, क्योंकि स्टाइल के अंदर आपके मल्टीपल चीज हो सकती हैं, क्योंकि सीएसएस आप डाल रहे हो, ठीक। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ सकता है, फॉन्ट साइज आ सकता है, तुम्हें पता जो भी तुम्हारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, और लेकिन वो इतने बड़े फॉर्म में आ रहा है, क्लियर, हाँ जी। अब तुम बोलोगे यार भैया इससे आसान, तुम्हारे दिल में नहीं फीलिंग आ रही होगी कि भैया इससे आसान तो जावास्क्रिप्ट ही है लिखने में, क्योंकि यहां पे तो पूरी खिचड़ी मच चुकी है। ये क्या मच चुकी है, खिचड़ी मच चुकी है, ये तो खिचड़ी बन गई भैया। और ये कोड तो बिल्कुल भी क्या नहीं है, रीडेबल कोड तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रीडेबिलिटी इस कोड की बहुत खत्म है। देखो ना कौन पढ़ेगा, अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही सीएसएस की प्रॉपर्टी इसमें किसके अंदर डाली है, और तुम्हारा दिमाग अभी खराब हो गया। अगर इसके अंदर मैं 50 प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं तो ऐसे में बढ़ता जाएगा, ऐसे में। और अभी तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया ही नहीं। अभी अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, अभी तो हमारा जो ये एलिमेंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक डिव है, हाँ जी, उसके अंदर मैंने पूरे H1 को डाल दिया, क्लियर। ऐसे अगर मैं एक और एलिमेंट बनाता हूं, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे। मान लो मैंने एक और एलिमेंट बनाया, कॉन्स्ट एलिमेंट 2, इसी ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूं, ऊपर वाले को, बस उसमें इसके एज अ चिल्ड्रन कुछ और डाल देता हूं कि मजा आया मुझे, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। चलिए, हाँ जी, तो मैंने यहां पे एक एलिमेंट 2 बनाया है, इसकी हेडिंग 2 रख देते हैं, H2 रख देते हैं, हाँ जी। अब इस एलिमेंट 2 को भी मुझे किसके अंदर डालना पड़ेगा, इस वाले के अंदर डालना पड़ेगा, index.html के इस डिवाइडेड रूट के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे करके डालूंगा भैया, ये ऐसे करके डाल दो जैसे इसको डाला है, रिएक्ट रूट डॉट रेंडर एलिमेंट 2। क्या ये ऐसे करके एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा आपसे सवाल है, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या ये ऐसे करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने एक और एलिमेंट बनाया, एक तो मेरा H1 था, एक H2 था। H1 का मतलब है हेलो कोड आर्मी, H2 का मतलब है मजा आया मुझे, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि मजा आया मुझे भी मेरे स्क्रीन में डिस्प्ले हो, तो मुझे उसको कहां रखना पड़ेगा, इस डिवाइडेड रूट के अंदर उसको डालना पड़ेगा। कैसे डालूंगा भैया, जैसे H1 को डाला था वैसी, कि जैसे आपने सबसे पहले इसका एक्सेस लिया था, हाँ जी, जो रूट एलिमेंट था, और आपने रिएक्ट रूट डॉट रेंडर करके एलिमेंट को डाल दिया था, सेम वो भी यहां पे भी कर दो, हाँ जी। क्या ये इससे ये होगा एग्जीक्यूट। अब देखो रॉकेट साइंस, मजा आया मुझे, हेलो कोडर आर्मी तो गायब हो गया, हेलो कोडर आर्मी तो क्या हो गया है, गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर मैं इसके अंदर S3 टैग लगा दूं, और कैसे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक पैराग्राफ भी डाल दिया, हनी इज मनी, ये मैंने index.html के अंदर डाल रखा है, किसके अंदर, div id रूट के अंदर। आप देखोगे ये वाला कंटेंट भी आपको यहां पे विजिबल नहीं होगा, ये वाला कंटेंट भी आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्ट इसी तरीके से काम करती है। मैं फिलहाल के लिए एलिमेंट 2 को हटा देता हूं, हाँ जी, और इस जो मैं अभी तक दोनों को रेंडर कर रहा था दोनों को हटा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये एक्चुअल में यहां पे प्रेजेंट रहता है। और कैसे हो, हनीज मनी। जब मैंने रिएक्ट में कुछ भी नहीं किया, जब मैंने रिएक्ट में कुछ रेंडर वगैरह नहीं किया, लेकिन जब मैं रेंडर करता हूं किसी एलिमेंट्स को, तो वो क्या करता है, जो उसके प्रीवियस चाइल्ड रहते हैं, जो ये प्रीवियस वाले जो भी डेटा इस डिवाइडेड रूट के अंदर होगा, सबको साफ कर देगा, सबको हटा देगा, और इस वाले एलिमेंट को रखेगा, किसको, हेलो कोडर आर्मी वाले को। तो आपको दिख जाएगा यहां पे हेलो कोडर आर्मी। इससे हमें क्या सीखने को मिला, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कि अगर आपका यहां पे कोई भी कंटेंट प्रेजेंट है डिवाइडेड रूट के अंदर, तो वो पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि आप उस एलिमेंट के अंदर अब डेटा को रेंडर कर रहे हो।
रेंडर करने का मतलब है कि जो प्रीवियस डेटा है उस सबको हटाओ और जो मैं आपको नया एलिमेंट ला के दे रहा हूं उसको उसके अंदर रख दो। ये है इसका सिंपल सा मतलब। और वहीं जब मैं इसको दोबारा रेंडर कर रहा था तो अब आपको समझ आएगा यहां पे हेलो कोडर आर्मी क्यों नहीं आया। क्योंकि हेलो कोडर आर्मी पहले आया किसके अंदर, डिवाइड रूट के अंदर। हाँ जी, हेलो कोडर आर्मी आया होगा। हाँ जी, मैंने दोबारा रेंडर किया, जब दोबारा रेंडर किया तो पूरा पहला वाला जो भी डेटा था हेलो कोडर आर्मी वाला वो हट गया और ये मजा आया मुझे वाला उसके अंदर पहुंच गया। हाँ, अरे यार इसमें इतना लड़ो मत यार, लो आईडी सेकंड कर दी। अरे इतना रो मत यार, अभी कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान दो। हाँ, आईडी सेकंड कर दी, लो लो लो, ठीक है, दिल को शांति मिल गई ना, मिल गई ना। हाँ यही हूं। ओके, तो हमें क्या सीखने को मिला, जब भी मैं रेंडर करता हूं, जब भी मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर रेंडर करूंगा तो जो उसके प्रीवियस चिल्ड्रन होंगे, जो भी उसके अंदर डेटा रखा है वो साफ होगा और जो नया रेंडर हो क्या है वो पूरा उसके अंदर आ जाएगा। बस यही है कॉन्सेप्ट, पुराना डेटा साफ, नया डेटा इन, खत्म। अब आपका सवाल होगा भैया कि मैं ये चाहता हूं स्क्रीन के अंदर, मैं ये भी चाहता हूं कि हेलो कोडर आर्मी आए और मजा आया मुझे ये भी स्क्रीन के अंदर विजिबल हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। मैं दोनों को चाहता हूं, हेलो कोडर आर्मी अब मजा आया मुझे, ये दोनों ही स्क्रीन के अंदर कैसे दिखेंगे। अरे मेरे दोस्त, इसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैं ये कर सकता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं एक डिव ले लेता हूं, डिव, और डिव के अंदर ये h1 टैग को भी रख देता हूं और h2 टैग को भी रख देता हूं, तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे डिव टैग लगाता हूं। हाँ जी, इसके अंदर मैंने h1 को भी लिख दिया हेलो कोडर आर्मी और h2 को भी लिख दिया मजा आया मुझे, क्लियर। और इस डिव को रेंडर करा दूंगा, इस डिव को रेंडर करा दूंगा, इस वाली डिव को, इस वाली डिव को इसके अंदर पुट करने के लिए बोलूंगा, तब वो दोनों ही डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ये कर सकता हूं ना। हाँ जी, जब मुझे पता है वो एक बार में एक ही एलिमेंट को ले रहा है, ठीक। हाँ जी, तो मैंने एक डिव वाला एलिमेंट पकड़ लिया, एक डिव वाला, ठीक है, और इन दोनों को मैंने इनके अंदर डाल दिया हेलो कोडर आर्मी अब मजा आया मुझे। और मैंने कहा कि अब इस वाली डिव को आप किसके अंदर रख दो, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, सॉरी इस रूट के अंदर रख दो। अगर वो रूट के अंदर आएगा तो भैया हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो चलो यही करते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा भैया ये डिव बनाएंगे कैसे, जैसे अभी तक बनाते हुए आ रहे थे। यहां पे ले लो कॉन्स्ट डिव 1 इक्वल टू, सेम यही वाला काम, मुझे डिव बनानी है तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, डिव बना दी। हाँ जी, मैं डिव के अंदर कोई कलर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूं, क्लियर। हाँ जी, और डिव के चिल्ड्रन कौन होंगे, ये h1 और ये h2, जो ये दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट और एलिमेंट 2 दोनों उसके चिल्ड्रन है। तो दोनों उसके चिल्ड्रन कैसे बनाऊंगा भैया, यहां पे तो एक ही चीज आ रही थी पहले, दोनों चीज को कैसे लिखूं, जैसे हम वहां पे कर रहे थे एरे की फॉर्म में लिख दो, एलिमेंट और एलिमेंट 2, तो ये दोनों ही इसके चिल्ड्रन कंसिडर किए जाएंगे, ये दोनों ही इसके चिल्ड्रन कंसिडर किए जाएंगे, क्लियर। हाँ जी, अब मुझे सिंपल यहां पे जो पहले मैं ये स्टेप कर रहा था ना, अब मैं सिंपल यहां पे बोलूंगा रिएक्ट रूट डॉट रेंडर, आप इस div 1 को कर दो, इसको हटा देता हूं, ये लीजिए, है ये लीजिए, ये मैंने कर दिया। मैंने क्या बोला कि भैया एलिमेंट और एलिमेंट 2 ये दोनों डिव के क्या होंगे, चिल्ड्रंस होंगे। हाँ जी, तो दोनों को मैंने इसको एरे के फॉर्म में डाल दिया। जब आपको मल्टीपल चिल्ड्रन डालने होते हैं, मान लो अगर आपको किसी एलिमेंट के 5 चिल्ड्रन बताने तो उनको आप एरे के फॉर्म में इसके अंदर डाल दो, जैसे हमने वहां पे देखा था, क्योंकि रिएक्ट की इंप्लीमेंटेशन ऐसी है। आप खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो, उसमें तुम्हें जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपको मल्टीपल चाइल्ड चाहिए तो भैया आप इस तरीके से एरे की फॉर्म में इसको डाल सकते हो। तो अगर अब आप देखोगे तो हेलो कोडर आर्मी मजा आया मुझे, ये कैसे आया, मैं अगर आपको दिखाऊं, डिवाइडी रूट है, डिवाइडी रूट के अंदर मैंने क्या डाला है, डिव को डाला था, और डिव के अंदर h1 भी है और h2 भी है। तो मतलब एक सिंगल एलिमेंट को आप एक बार में उसके अंदर रेंडर कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट को। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि मैं चाहता था एलिमेंट भी आए, एलिमेंट 2 भी आए, तो इन सबको मैंने रैप अप कर दिया एक नया एलिमेंट लेके उस एज अ चिल्ड्रन, और इस वाली डिप को मैंने बोला कि इसको रेंडर करो, क्योंकि मुझे पता है एक ही बार में एक ही वाला होगा। बस, हाँ, क्या यहां तक पॉइंट्स क्लियर है आपको, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट।
आराम से समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। अब मेरा सवाल ये है, अभी तो मेरे पास सिंपल ऐसा कोड है, ठीक, हाँ जी। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, इस कोड को अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए बोलूं कि अगर किसी डिव के किसी का चिल्ड्रन का चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, वो केसेस मैं कैसे बनाऊंगा? अब तुम्हें यहां पे कुछ नजर आ रहा है? मान लो मुझे एक डिव बनानी है, मान लो मुझे इस तरीके से कुछ डेटा बनाना है, मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है कि डिव लिखा, हाँ जी, उसके अंदर मैंने एक और डिव डाल दी, हाँ जी, उसके अंदर मैंने h1 टैग डाल दिया, हाँ जी, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया। इसको मुझे रिएक्ट की हेल्प से बनाना है, इसको मुझे रिएक्ट की हेल्प से बनाना है। भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया पागल हो गया, भैया पागल हो गए क्या? ये मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ऐसे बना दोगे, इतना कॉम्प्लेक्स? और अगर इतना कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मेरा ये लिखने का जो तरीका है, ये तो भैया मेरा दिमाग ही खराब कर देगा। इससे बढ़िया तो जावास्क्रिप्ट थी, ये रिएक्ट में क्यों घुसा दिया? ये अभी तो भैया आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, ना स्टाइलिंग ना क्लास, और यहां पे तो कोड मतलब मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूं यहां पे हो क्या रहा है, और चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। लग रहा तुम्हें चीजें कॉम्प्लेक्स होते हुए नजर आ रही हैं? बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। हाँ भैया बहुत ज्यादा आ रही, बहुत पेन हो रहा है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये समझो, क्या तुम्हें, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है या रिएक्ट में लिखना है, तुम किसमें अभी जो भी मैंने तुम्हें दिखाया, तुम किसमें प्रेफर करोगे कोड लिखना? तुम बोलोगे भैया अपना वही सही है जावास्क्रिप्ट, भले थोड़ा टाइम लग जाए, पर इसको समझना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा करके ये इतनी सारी प्रॉपर्टी देना, अब बार बार इनको देना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भैया। जीएस, हाँ। अगर मैं तुम्हें अगर एक चीज बोलूं, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी ये जो भी परेशानी है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अब कोड ऐसे करके लिखना, अगर इसमें भी अगर अलाउड हो जाए, किसमें, कि जैसे मैं यहां पे डिव बनाता हूं ना, ये मान लो मैं ऐसे करके जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मेरी लाइफ आसान हो सकती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैं ऐसे में कोड लिख सकता हूं, मुझे ये एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे करके जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकता हूं, तो आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो आसान बन जाएगी, कोड लिखना आसान हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कि आपको मैं इजाजत दे रहा हूं कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एचटीएमएल का कोड डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं ऐसे। और भाई कैसा है ये? अगर मैं तुम्हें ये इजाजत दे दूं कि तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के एचटीएमएल जैसा कोड लिखना स्टार्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा, सब चलेगा। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम्म, काफी बच्चों ने देखा होगा ये चीज, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, क्या ये रिएक्ट से होगा? नहीं, ये रिएक्ट से नहीं होगा, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये वाला कोड रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है ये वाला। अगर मैं तुम्हें कोड ऐसा लिखना, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर आप ऐसे करके इसके अंदर कोड लिख सकते हो ना, तो ये रिएक्ट का पार्ट है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है। रिएक्ट के अंदर हमने एडिशनल फंक्शनलिटी किसी और की लेके आए हैं, उसको हम कहते हैं जीएसएक्स, जे, जिससे हम इसके अंदर भी एचटीएमएल जैसा कोड लिखना आराम से शुरू कर सकते हैं। हाँ बेबल, अरे वाह। देखो जिसने बेबल के बारे में सुना है, पहली बात, बेबल रिएक्ट का पार्ट नहीं है। रिएक्ट क्या है? क्या रिएक्ट तुम्हारा ये समझती है? क्या रिएक्ट तुम्हारे इस टाइप का सिंटैक्स समझती है? मैं आपसे बोल रहा हूं, रिएक्ट एट द एंड है क्या? रिएक्ट एट द एंड है क्या? जावास्क्रिप्ट ही है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। हाँ जी, तो क्या मेरा जावास्क्रिप्ट ऐसे करके कोड लिख सकता हूं मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे भी करके? नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए मुझे एडिशनल कुछ चाहिए होगा, हाँ जी, उसी को हम कहते हैं जीएक्सएस। ठीक, हाँ जी। ये क्या करता है कि आपका जो ये कोड होगा ना, ये कोड, हाँ जी, इस कोड को जो भी आप बोलेगा आप लिखो, आप लिखो एचटीएमएल के फॉर्म में, बिंदास कोड लिखो। जब तुमने कोड लिख दिया, जीएक्सएस बोलेगा मैं इसको बाद में रिएक्ट के एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, रिएक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तुम्हारा कोड। जहां जहां भी तुमने एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है ना, जो भी तुमने एचटीएमएल का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है इस टाइप का, इस कोड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा खुद ही।
रिएक्ट के एलिमेंट में। अब वो काम करता है मेरा JSX। हाँ, सॉरी, JSX गलत लिख दिया था। हाँ, पर आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज का हमारा थोड़ा टास्क अलग है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पहला सवाल आज आपका क्लियर हुआ। हाँ जी, अभी हम इसी कोड पे, ठीक है। अभी मान लो अभी हमारे पास उस टाइप की फंक्शनलिटी नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में जब रिएक्ट आया था तो हमारे पास JSX नाम का कुछ नहीं था। वो प्रॉपर्टी हमारे पास बाद में आई है, वो एडिशनल, वो रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वो रिएक्ट का पार्ट नहीं है। रिएक्ट एट द एंड क्या है? जावास्क्रिप्ट ही तो है। हमने देखा था ना, जावास्क्रिप्ट से हम बना सकते हैं रिएक्ट को। कोड हमने देखा, जावा रिएक्ट की पूरी लाइब्रेरी किसपे बनी है? जावास्क्रिप्ट पे बनी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट मेरा क्या नहीं समझ सकती? ये एलिमेंट को नहीं समझ सकती मेरे दोस्त, ये जो आप डिबग यहां पे लिख रहे हो। तो पहले के जमाने में लोग इसी तरीके से कोड लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, यही तरीका होता था, और कोई तरीका ही नहीं है भाई। उसकी फुल फॉर्म बता दो। अरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज नहीं देख रहा। आज सर मैंने आपको हिंट दी है। हिंट ये दी कि आप HTML जैसा कोड सीधा जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो उस समय के जो लोग थे वो ऐसे ही करके ही कोड को लिख रहे हैं। जब रिएक्ट आया था ना, नया नया फेसबुक लेके आया था, तो उस टाइम पे लोग इसी तरीके से कोड को लिखे जा रहे थे, इसी तरीके से। तो आज हम पहले इसी तरीके से कोड लिखना सीखेंगे। हाँ, अभी JSX को भूल जाओ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। हाँ, XML फॉर्मेट सुना होगा यार, जावास्क्रिप्ट XML। हाँ, अब मान लो अभी उस जमाने में लोगों को ऐसे ही कोड लिखना आता है, और तरीका नहीं है उनके पास, आता ही नहीं है, ऐसे ही आता है। अज्यूम कर लो, ठीक। तभी तो हम बढ़ेंगे कि पुराने जमाने में उनको क्या कठिनाई फेस आई, फिर कैसे ये वाला लोगों ने सोचा होगा। एक कहानी जब हम बिल्डअप करेंगे ना, तब मजा आएगा। क्लियर? हाँ जी। तो मान लो मेरे पास ये फाइल है, index.html है, और ये app.js है। क्लियर? हाँ जी। इसको मैं खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा मेरा दिख रहा है। क्या इस कोड को मैं प्रोडक्शन में डाल सकता हूं? मेरा आपसे सवाल है, क्या इस वाले कोड को मैं अपने प्रोडक्शन के अंदर डाल सकता हूं? सर प्रोडक्शन अभी छोड़ो, आप में से कितने लोग अभी भी गिट एंड गिटहब कर रहे हो? पहले मुझे इस बात का सवाल दो। आप जो भी कोड लिख रहे हो, क्या आप उसको गिट एंड गिटहब में डालते हो, या फिर छोड़ दिया कि भैया ने गिटहब पढ़ा दिया, अब मैं उसमें कुछ काम नहीं करता? क्या आप इस कोड को गिटहब के अंदर डालते हो, जो भी कोड आप यहां लिखते हो? हाँ, भैया डिफरेंस बिटवीन क्रिएट रूट एंड क्रिएट एलिमेंट। अतुल प्रीवियस लेक्चर देखो मेरे दोस्त। अगर आपको अभी भी आप ये छोटे से डाउट पूछ रहे हैं, क्रिएट रूट क्रिएट एलिमेंट, देखो इससे तुम क्लास का टाइम वेस्ट करोगे, इससे तुम क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो, साफ साफ मैं बोलूंगा। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो पहले आज इस वाले कोड को डाल देते हैं, ठीक। हाँ, तो इस कोड को मैं कैसे डालूंगा गिटहब के अंदर? सबसे पहले मुझे अपने इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम? गिट इनिट, इनिशियलाइज कर दिया। हाँ जी। उसके बाद क्या करते थे? गिट एड डॉट और गिट कमिट -m माई फर्स्ट कमिट। ये लीजिए। अब गिटहब के अंदर कैसे डालूंगा इसको? आ जाते अपने गिटहब अकाउंट में, ये जो हमने बनाया था। हाँ जी, ये वाला याद है? हाँ जी, अपने गिटहब अकाउंट पे आ जाओ, ये देख लो, यूआर रेपो में आओ। हाँ जी, यहां पे एक नया बना दो, एक रेपो बना दो, रिएक्ट लिख देते हैं इसका नाम, जिसके अंदर मैं अपना कोड डालने वाला हूं। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन अगर तुम्हें देना है कोई चक्कर नहीं, क्रिएट रेपो कर दो। बाकी उसने यहां पे सारी स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी है, ठीक। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट को कॉपी करो और हो जाओ शुरू भाई। अगला क्या कह रहा है कि भैया गिट इसका नाम मेन कर दो, ब्रांच का नाम चेंज करके मेन कर दो। याद है ना, सिखाया भी था। हाँ जी, और उसके बाद कोड को पुश कर दो, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। ये लो भाई, हो गया तुम्हारा कोड पुश। कहां हो गया? मेन के अंदर। चलो भाई रिएक्ट के अंदर चलते हैं। ये रहा app.js index.html। तो देखो इन कमांड को यूज करते रहा करो, ऐसा नहीं कि तुमने छोड़ दिया, यूज करते रहोगे, कमांड दिमाग में याद रहेंगी, कमांड दिमाग में याद रहेंगी, सिंपल सा, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे कमिट, ये हमारा जो क्या था मेन ब्रांच के अंदर
हमारी app.js, index.html दोनों ही फाइल वहां पे प्रेजेंट है, जो कि हमारे फोल्डर के अंदर प्रेजेंट थी, है ना। दोनों ही फाइल वहां पे आ चुकी हैं। अब ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, क्या इस कोड को, मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, गिटहब के अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको बोलूं, क्या ये जो मैंने अभी तक कोड लिखा है, क्या ये मेरा प्रोडक्शन रेडी कोड है? प्रोडक्शन रेडी कोड होने का मतलब क्या है? क्या मैं इस पूरे कोड को अपने प्रोडक्शन के अंदर डाल सकता हूं? मतलब अपने सर्वर के अंदर, किसी सर्वर में मैंने इस कोड को होस्ट कर दिया, इस कोड को पकड़ा, अपने सर्वर को दे दिया, क्या मैं इसको प्रोडक्शन रेडी कोड बोल सकता हूं? सर्वर के अंदर तुमने अभी तक जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम उसको कहीं ना कहीं होस्ट कर रहे होगे ना, कोई नेटफ्लिक्स के अंदर कर रहा होगा, है ना। हाँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कहीं होस्ट कर रहा हूं, ताकि कोई भी मेरी वेबसाइट को विजिट कर पाए। अभी तो आप अपने लोकल के अंदर होस्ट कर रहे हो, मैं अभी इस कोड को क्या कहीं किसी सर्वर के अंदर होस्ट कर सकता हूं? ये जो मैंने कोड लिखा है index.html और app.js, देखो करने को आप कर सकते हो, करने को आप कर सकते हो, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है। इससे क्या होगा, एक ये जो कोड अभी मैंने लिखा है, ये अभी आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। ये जो भी कोड मैंने यहां पे लिखा है ना, ये आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। अभी तो छोटी सी 2-4 लाइनें, ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा, स्पेसेस दिख रहे होंगे। और जब मैं प्रोजेक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, कि इसके अंदर इमेजेस वगैरह डाल दी, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो स्क्रिप्ट चल रही है आपकी, हाँ जी, ये पूरा जो रिएक्ट का कोड है, ये भी आपके कोड के अंदर आएगा। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये, हाँ जी, ये स्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, पूरा जो भी आपका रिएक्ट का कोड है वो इसके अंदर आएगा। जो आपका पूरा किसके अंदर है कोड, इस रिएक्ट डॉम के अंदर, वो कोड भी आएगा। इससे क्या होगा, मेरी फाइल बड़ी बनती जाएगी, मेरी फाइल क्या होती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी। और दूसरा काम, ये स्लो भी हो जाएगी। तो हमें यहां पे क्या चाहिए कि पहले मैं अपने कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करूं। जैसे हमने देखा था, आपको याद है जब जिन बच्चों ने जावा पढ़ा होगा, है ना, तो मैंने आपको कहा था कि हम जावा का जब भी कोड लिखते हैं, है ना, तो पहले हम उसको कंपाइल करके बाइट कोड के फॉर्म में रख देते हैं, क्योंकि मुझे पता कि बाइट कोड को एग्जीक्यूट कराना फास्ट होता है। आप नॉर्मल उसको भी करा सकते हो एग्जीक्यूट, जो आपकी जावा की फाइल है, लेकिन जब मैं सर्वर में रखता हूं तो उसे बाइट कोड के फॉर्म में रखता हूं, ताकि वो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो जाए, जल्द से जल्द। हमारा काम क्या है, हमारा मेन टास्क क्या है, कि हमारी वेबसाइट बहुत फास्ट चले, वहां पे टाइम ना लगे, टाइम ना लगे, समय ना लगे। अभी क्या दिक्कत होगी कि अगर आप इसको डालोगे, इस पूरे फाइल को डालोगे, तो क्या होगा, index.html app.js, मान लो इसके अंदर स्टाइल वाली फाइल भी ऐड है, हाँ जी, इसके अंदर आपने CSS भी लगा रखा है, और फिर आप ये आप एक्सटर्नल कॉल भी कर रहे हो, क्योंकि ये पूरा डेटा को आप कहां से उठा के ला रहे हो, बाहर से आप कॉल कर रहे हो ना, कि ये पैकेट इस वाले नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, इसको लेके आओ, फिर आपको नेटवर्क कॉल भी लगानी पड़ेगी 2 बार। तो ये जो पूरा कोड हो जाता है, ये आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता। अब आप बोलोगे भैया एक काम करता हूं, ये नेटवर्क कॉल को तो मैं बचा सकता हूं। नेटवर्क कॉल का मतलब क्या है, ये कोड को तो उठा के लाना पड़ता होगा ना, तभी तो समझेगा कि भैया रिएक्ट के अंदर क्या कोड रखा है, ये रिएक्ट डॉम के अंदर क्या कोड रखा है, ये तभी तो समझेगा। हाँ जी, अब आप बोलोगे भैया एक काम मैं कर सकता हूं, ये जो पूरा कोड आपका लिखा है, देखो इसको आप ना एक अच्छे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, स्लैश लिखो, ये आपका एरर देगा, स्लैश को हटा दो, इस फॉर्म में दे देता है, ठीक है। ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रहा, ये ठीक, हाँ जी, इस पूरी फाइल को रीड करेगा, जब आपका यहां पे कोड लिखा होगा, इस पूरी फाइल को रीड करेगा, और फिर इस पूरी फाइल को उठा के देखेगा, ये करेगा, है ना। तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा नहीं हो रहा, हाँ जी। तो भैया मैं समय को बचा सकता हूं, क्या कर दूंगा भैया, ये पूरा कोड कॉपी करके, हाँ जी, इसको यहां पेस्ट कर दूंगा, इसको यहीं पेस्ट कर दूंगा जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, मेरा समय बच जाएगा, मेरा समय बच जाएगा, क्योंकि पहले भी पूरे कोड को देख रहा होगा। हाँ जी, एक काम कर देता हूं, पूरी फाइल को अपने कोड के अंदर डाल देता हूं। क्या ये अच्छी अप्रोच होगी आपके लिए, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा इसको हटा देते हैं, हाँ जी, पूरे कोड को कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं, यहीं ले आता हूं, ताकि मेरे नेटवर्क को कॉल ना मारने पड़े। अभी आप खुद सोचो, आपकी ये भूल जाओ सर्वर को, अभी आप सोचो कि ये फाइल एग्जीक्यूट कैसे होती होगी, अभी की मैं अगर आपसे बात करूं, ये कैसे एग्जीक्यूट होती होगी। index.html है, app.js है, हाँ जी, आपने ओपन विद लाइव सर्वर किया, हाँ जी, तो जब वो इस react.create एलिमेंट को देखेगा, उसको समझ नहीं आएगा, तो उसको कहां से समझना पड़ेगा, इन नेटवर्क के ऊपर कॉल मारेगा ना, इस पूरे डेटा को उठा के लाएगा कि यहां क्या डेटा रखा हुआ है, हाँ जी, उसमें आपका एडिशनल टाइम हो गया, एडिशनल टाइम हो गया नहीं हो गया, अभी तो छोटी सी फाइल है, इसलिए आपको लग रहा है फटाफट काम हो जा रहा है, लेकिन एक नेटवर्क कॉल जाएगी कि भैया वहां जाओ डेटा लेके आओ, फिर यहां से जाओ डेटा लेके आओ, आप कह रहे हो भैया एक काम करता हूं, जो डेटा वहां रखा है उससे कॉपी पेस्ट करके अपने कोड के अंदर डाल देता हूं।
जो कोड वहां रखा है, ताकि ये नेटवर्क कॉल का मेरा पैसा बच जाए। सोच सकते हो आप, बिल्कुल सोच सकते हो। रिएक्ट का कोड भी इसी के अंदर पेस्ट कर दूं और रिएक्ट डॉम का भी कोड इसी के अंदर पेस्ट कर दूं, जो भी कोड वहां रखा हुआ है, और फिर ये पूरी फाइल को उठा के अपने प्रोडक्शन में रख दूं। क्या ये राइट अप्रोच होगी? क्या ये राइट अप्रोच होगी? दूसरी वाली, भैया पहली वाली से तो बढ़िया ही है कि जिसमें नेटवर्क कॉल करना पड़ रहा है, वो समय बच जाएगा मेरा। लेकिन इससे क्या होगा? आपका जो फाइल है उसका साइज बढ़ जाएगा। क्या आप पूरी फाइल को उठा के ला रहे हो? फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा आपका। हाँ जी, index.html, app.js, इन फाइल का साइज बढ़ जाएगा ना, अगर आप पूरी फाइल को यहां पेस्ट कर दोगे। कितने साइज की है ये? 110 KB की। ऐसी मेरी दूसरी भी होगी। हाँ जी, तो क्या ये यूज करना अच्छा होगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और दूसरा, एक और, क्या पूरे कोड को पेस्ट करना की मुझे जरूरत भी है? क्या मैं इस पूरे कोड में सारी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहा हूं? रिएक्ट की जो भी रिएक्ट की यहां पे सारी फंक्शनैलिटी लिखी गई है, ठीक है, ये इतना बड़ा कोड है, क्या मैं रिएक्ट की सारी फंक्शनैलिटी को अपने कोड के अंदर यूज कर भी रहा हूंगा? कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है ना उस रिएक्ट के अंदर। ये देखो कितने सारी लाइन के कोड है ये देखो भाई, तुम देख के परेशान हो जाओगे, कितने सारे लाइन का कोड है ये 4-5 हजार का लाइन का कोड है। ये तुम कह रहे हो कि मैं अपने फाइल के अंदर ही डाल देता हूं। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप ये सारी 4000 लाइन के कोड को इस्तेमाल कर भी रहोगे? मेरा सवाल आपसे। नहीं भैया, सारे लाइन तो शायद मुश्किल ही कर रहे होंगे। हाँ जी, तो सिर्फ भैया उतना ही पोर्शन लेके आऊं जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। भैया सिर्फ उतना, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस कोड में कितना पोर्शन को इस्तेमाल कर रहा हूं? ये तो मेरे हेडेक हो जाएगा। फिर रिएक्ट डॉम का भी मुझे वही करना पड़ेगा कि रिएक्ट डॉम का मैं कितने पोर्शन ऑफ कोड को इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ उसी को उठा के लाऊं। तो हमारे पास समस्या ही समस्या है कि भाई इसको प्रोडक्शन रेडी कैसे रखूं, मैं अपने कोड को प्रोडक्शन रेडी कैसे रखूं। प्रोडक्शन रेडी होने का मतलब है कि मेरा कोड बहुत ही ऑप्टिमाइज हो, मेरा कोड ऑप्टिमाइज कोड हो, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज कोड। क्लियर? मतलब मेरे उसमें जितने भी कमेंट वगैरह है मेरे कोड के अंदर, उसको हटा दो, स्पेस को हटा दो। शायद मैंने कुछ कोड ऐसा लिखा होगा, कुछ कोड ऐसा लिखा होगा जिसको मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। शायद तुम्हारे रिएक्ट की फाइल में कुछ कोड ऐसा पड़ा होगा जिसको तुम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। हाँ जी, तो उस कोड को रख के जो क्या फायदा? हाँ जी, कुछ कोड ऐसा लिखा होगा जो मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मान लो मैंने रिएक्ट का कोड भी लेके आ गया, रिएक्ट का कोड भी मैंने अपने फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया, रिएक्ट डॉम का भी मैंने पेस्ट कर दिया, पर शायद मैं पूरा कोड को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम का मान लो मैं दोनों का ही कोड अपने उसके अंदर ले आया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका मैं कुछ पोर्शन ही यूज कर रहा हूं, कुछ पोर्शन ही यूज कर रहा हूं। अगर मैं कुछ पोर्शन ऑफ कोड ही यूज कर रहा हूं तो सिर्फ उसी कोड को रखूं अपनी फाइल के अंदर, पूरे कोड को रख के तो फायदा ही नहीं है ना। हाँ जी, तो इतनी सारी समस्या हमारे पास कि हमें एक प्रोडक्शन रेडी कोड लिखना पड़ता है। प्रोडक्शन रेडी का मतलब यह है कि तुम्हारी फाइल जल्द से जल्द रन हो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, 1 मिली सेकेंड भी आपका बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हम प्रोडक्शन रेडी कोड की बात करते हैं, इस कोड को डाल सकते हो तुम, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। जो अभी तुमने फाइल लिखी है ना, उसको तुम प्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हो, किसी भी सर्वर के अंदर होस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बात यह कर रहा हूं, क्या वो अच्छी अप्रोच होगी? क्या मैं उसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? मे बी वो जो अभी मैं कोड डालूं वो 2-3 सेकंड ले, लेकिन अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर दूं वो 100 मिली सेकंड के अंदर आंसर देना शुरू कर दे। तो हमें हर जगह समय बचाना है, तो हमें एक ऑप्टिमाइज कोड चाहिए। मैंने जो भी रिएक्ट के अंदर कोड लिखा है, मे बी मैंने पूरा ऑप्टिमाइज कोड नहीं लिखा। हाँ जी, कुछ पोर्शन ऑफ कोड रिएक्ट के अंदर ऐसा लिख दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है एज ए डेवलपर मैं ना पकड़ पाऊं, कमेंट मुझे अपने पूरे कोड में लिखने पड़ते हैं, बहुत सारी स्पेसेस मेरे कोड के अंदर होते हैं। हाँ जी, मैं नहीं चाहता कि उनको मैं प्रोडक्शन में डालूं। प्रोडक्शन में डालने के मतलब जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है कि कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, तो वहां पे हम फालतू के स्पेस बिल्कुल भी नहीं चाहते। जितना कंप्रेस अपनी फाइल हो, जितनी छोटी अपनी फाइल हो, उतनी जल्दी वो रन होगी नहीं होगी। हाँ जी, अभी इन फाइल के अंदर इमेजेस भी होंगी, तो फिर आपका फाइल का साइज बढ़ जाएगा। तो उस इमेज के साइज को हम कैसे घटाएं, कैसे कंप्रेस करें? क्या खुद मैन्युअली बैठ के उन सबको मैं कंप्रेस करूं? आपसे सवाल है मेरा। फिर जो रिएक्ट डॉम का कोड है जिसमें मेरा ये जावास्क्रिप्ट का कोड डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी हो गई ना, रिएक्ट डॉम क्या हो गई? मेरे जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी हो गई। हाँ जी, तो क्या मैं उस पूरे रिएक्ट के कोड को अपने उसके अंदर ही डाल दूं, कोड के अंदर? मे बी मुझे सिर्फ उतने कोड की रिक्वायरमेंट हो, शायद मुझे पूरे रिएक्ट कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, थोड़ा पोर्शन की रिक्वायरमेंट है। 4000 लाइनें, मान लो मुझे सिर्फ 500 लाइन में ही मेरा काम हो जा रहा है रिएक्ट का,
तो बाकी के जो 3,500 लाइन है क्यों मैं अपने कोड के अंदर डालूं, क्यों मैं अपनी फाइल का साइज बढ़ाऊं। तो हमारा मेन काम यहां पे कि हमारा जो फाइल का साइज है उसको हमको कम रखना है, कम रखना है। ये है हमारा जो मेन गोल कि हमारी फाइल का साइज जितना कम होगा उतनी जल्दी रन हो जाएगी। बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर मैं तुम्हें 1 GB का गेम दूं और 100 MB का गेम दूं, तुम्हें पता है कि 100 MB वाला स्मूथली चलेगा एज कम्पेयर टू 1 GB वाला। चल जाएगा भाई, स्मूथली कौन चलेगा, जिसका साइज कम होगा। तो मुझे ये सारी टेक्निक लगानी थी, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहां पे हमारा इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त बंडलर का। किसका? बंडलर का। मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक बंडलर चाहिए होता है। क्या ये आपके पूरे कोड को पढ़ता है और उसका बंडल बना के आपको दे देता है। अब बोलता है कि इस बंडल को आप अपने प्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हो, ये कोड डालो आप अपने प्रोडक्शन के अंदर जो आपका सर्वर में है, ये डालो। तो बंडल आपके पूरे HTML फाइल को पढ़ता है, पूरे जितनी भी आपने CSS फाइल लिखी है, जावास्क्रिप्ट फाइल लिखी है, मान लो आपने रिएक्ट के लिए अलग फाइल बना दी, रिएक्ट डॉम के लिए अलग फाइल बना दी, ऐसी मेरे कोड में ना बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाती है। अभी तो छोटे से ही है, ऐसी अभी आपके कोड की डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। डिपेंडेंसी मतलब जैसे मेरा कोड रिएक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, रिएक्ट डॉम को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा होगा मेरा कोड। हाँ जी, तो ऐसी मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो शायद जितनी भी वो डिपेंडेंसी है जिसमें मेरा कोड, जो मेरे कोड को रन होने के लिए चाहिए, उसमें से मान लो मुझे सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ कोड ही चाहिए उनका, तो ये सब काम बंडलर खुद से हैंडल कर देता है। खुद से वो तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। हाँ जी, जो भी तुम्हारे कोड के अंदर फालतू के स्पेसेस होंगे सब हटाएगा, कमेंट हटा देगा। जो कोड आपको चाहिए रिएक्ट और रिएक्ट डॉम से, सिर्फ उतना ही कोड को उठाएगा। हाँ जी, और इन सबको पैक करेगा और आपको एक फाइल लाके दे देगा। उसमें index.html भी होगा, आपकी ये 1-2 जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी हो सकती है। वो आपके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि मान लो इसने क्या करा, आपकी सारी CSS फाइल को भी पढ़ लिया, आपके HTML फाइल को भी पढ़ लिया, आपकी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल को पढ़ लिया और उनको ऑप्टिमाइज करके आपको दे दिया। ऑप्टिमाइज कैसे कर रहा है, इसको पता है कि आपका कोड में सिर्फ कितना पोर्शन ऑफ कोड इस्तेमाल हो रहा है। जो पोर्शन ऑफ कोड इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको ये ले ही नहीं रहा है, लात मार के तुम बाहर, तुम भी बाहर, तुम भी बाहर। तो बंडलर का क्या मीनिंग समझ आया? बंडलर का काम है कोड को पूरे तरीके से बंडल करना। और हमारे पास फिलहाल बहुत सारे बंडलर अभी प्रेजेंट है। वेब पैक का आपने नाम सुना होगा, हाँ जी, और किसका नाम सुना है? वीट का नाम सुना होगा आपने, पार्सल का नाम सुना होगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बंडलर है जो हमारे लिए एक काम कर देते हैं। जब आप में से जिन बच्चों ने पहले रिएक्ट पढ़ी है तो शायद आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप से ही आपने क्रिएट करा होगा। हाँ जी, क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर ये सब प्रेजेंट रहता है। बंडलर ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, रिएक्ट उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। और लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को ऐसा लगता है कि रिएक्ट ये सारे ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, रिएक्ट ये सारे ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। नहीं, ये सारी ऑप्टिमाइजेशन मेरा बंडलर कर रहा है जो कि मेरे लिए प्रोडक्शन रेडी कोड बना रहा है। हाँ हाँ, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। बेस्ट एक्सप्लेनेशन थैंक्स थैंक्स। भैया वही यूज किया है, डायरेक्ट npm स्टार करके। भैया आप कोई रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट, अरे बीट वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं भाई। हाँ, अभी उसको भूल जाओ, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं कि तुम डायरेक्ट कोड को इस्तेमाल स्टार्ट मत करो। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सब कुछ बिल्ड करते हुए बता रहा हूं कि वो क्रिएट रिएक्ट ऐप बना कैसे होगा और उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। लोगों को लगता है ये सारा काम रिएक्ट कर रहा है कि मेरे कोड को ऑप्टिमाइज करना, मेरे सारे कमेंट को हटाना, मेरी सारी स्पेस को हटाना, मेरे कोड में कौन सा पोर्शन लिखा है। लोगों को लगता है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और लोगों को तो ये भी लगता है कि रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट जैसा कोड लिख सकते, सॉरी एचटीएमएल जैसा कोड लिख सकते हैं। वो रिएक्ट का काम नहीं है। मैंने इसीलिए तुम्हें पहले लेक्चर में रिएक्ट खोल के दिखाया था कि रिएक्ट क्या है। इतनी सारी मिसकंसेप्शन है दुनिया के अंदर प्रेजेंट। ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्ट हमने पहली जगह रिएक्ट किया है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ही है एट द एंड। बस उसमें फंक्शन वगैरह बना रखे, उसने ऑब्जेक्ट वगैरह है, बस हो गया काम। ये काम रिएक्ट का नहीं है, ये वाला काम, ये वाला काम ये रिएक्ट का नहीं है, ये इन बंडलर्स का है। और ये बंडलर वेब पैक का, वीट है, पार्सल, बहुत सारे ऐसे। हाँ
यस आई मीन वीट करते हैं अब यूज। अरे तुम्हें वीट से भी समझ नहीं आएगा ना मेरे दोस्त, अभी एक एक करके चीजों को डिबग कर रहा हूं, है ना। हाँ, पहले समझ लेते हैं आराम से हो क्या रहा है, ठीक। हाँ जी, अब अपने कोर्स में मैं पार्सल को फॉलो कर रहा हूं। किसको? पार्सल को। तुम किसी को भी कर सकते हो, तुम वीट को भी कर सकते हो, वेब पैक को भी कर सकते हो, फॉर्मेट अलग अलग होते जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मैं बंडल में पार्सल को यूज कर रहा हूं, कोई भी बंडल को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मैं पार्सल को कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के जब मैं बिल्ड कर रहा हूं। क्योंकि देखो, जब ये बंडलिंग वगैरह कर रहा है तो उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम लिखी गई होंगी, ऐसी हवा में तो कुछ हो नहीं रहा होगा। वो पूरा कोड को रीड कर रहा होगा कि कौन सा पोर्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो, कि रिएक्ट का कितना पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है, रिएक्ट डॉम का कितना पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है, वो सब कुछ देख रहा है मेरे दोस्त, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ रहा है। तो इनके एल्गोरिथम अलग अलग हो सकती है। इंटेल पार्सल का इंप्लीमेंटेशन कैसा है, वेब पैक का अलग होगा, वीट का अलग होगा, ये अभी हर कोई फेमस है। वीट पार्सल फेमस है, अभी मैं तो बताऊंगा कि पार्सल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम पार्सल कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हो तुम, ठीक। हाँ जी, हम अपने लेक्चर में पार्सल कर रहे हैं। अब देखो, अब तुम बोलोगे भैया ये पार्सल को उठा के लाए कहां से अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मुझे पार्सल को लाना है। हाँ जी, पार्सल के अंदर भी तो कोड ही लिखा होगा, पार्सल के अंदर तो कोड ही लिखा होगा। हाँ जी, पार्सल को अगर मुझे लाना है, पहले अपने यहां पे ले आना पड़ेगा पार्सल को। हाँ जी, पार्सल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, पार्सल को इंस्टॉल कैसे करूं अपने सिस्टम के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर पार्सल को इंस्टॉल कैसे करूं? अच्छा, इंस्टॉल भी करना होता है। भाई मेरे दोस्त, बिना उसके तो होगा नहीं। हाँ जी, तो आज मैं आपके लिए सब कुछ लिख के आया हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे। फर्स्ट प्राइस वर्जन मैंने, ओके, मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी चीज में लिख के आया था, ठीक है। ओके, चलो छोड़ो इसे। हाँ, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने पैकेज को सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, npm init। अब सबसे पहले हमें अपने इसके अंदर पैकेट डॉट जेसोन को बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं npm init लिख रहा हूं। पैकेट डॉट जेसोन क्या होता है, थोड़ी देर में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वेट करते रहो। सबसे पहले मैंने अपने इसको इनिशियलाइज किया, ठीक। हाँ जी, इसने मुझे पूछा पैकेज का नाम क्या देना चाहते हो। मैं क्या क्या दूं पैकेज का नाम? रिएक्ट ओ सॉरी, इसका नाम स्मॉल लेटर में ही देना, ये एक्सेप्ट नहीं करता। वर्जन 1.00, डिस्क्रिप्शन लर्निंग रिएक्ट, सब समझाऊंगा। अभी ये क्या करा मैंने, npm init क्या करा सब समझा रहा हूं, npm क्या है वो भी समझाऊंगा आज, डरो मत। एंट्री पॉइंट app.js टेस्ट कमांड हटा दो अभी फिलहाल के लिए। गिट रेपोजिटरी डाल दो, इसके अंदर डाल देते हैं। गिट रेपो कौन सी हमारी, यहां से उठा लेना, अपनी रेपो का लिंक डाल देना कॉपी करके, ठीक है। जो भी तुम्हारा रेपो का लिंक है उसे कॉपी करके यहां डाल देना, नहीं भी डालोगे तो स्किप कर सकते हो, मैंने डाल दिया है। हटा दो, जो तुम्हें लगे जो लिखना है उसको लिख सकते हो, बाकी हटा दो। रोहित नेगी हटा दो, ओके यस। तुम्हारा इसके अंदर अब कहां गया भाई? हाँ, ये कहां बना है? हाँ, ये क्लियर कहां हुआ भाई? ये कौन से डे टू के अंदर? अरे यार ये फाइल कहां बन गई भाई, कहां बन गई? सॉरी मेरे दोस्त, मैं गलत फोल्डर के अंदर हूं, मैं बोला पैकेट डॉट जेसोन वाली फाइल कहां गई? मैं पागल हो जाऊंगा किसी दिन। मुझे अभी भी नहीं मिल रही हो, रुको एक मिनट। ये हमने फाइल बनाई, सीडी डॉट डॉट, ठीक है, सीडी डे टू, सीडी 06 रिएक्ट, सीडी डे टू। हाँ, अब करता हूँ उसको इनिशियलाइज। अरे फाइल जा कहाँ रही है? पैकेज डॉट जेसोन कहाँ गया? एक मिनट रुको भाई, npm इंस्टॉल कहाँ गया वो पार्सल?
ओह अब आए, अब आएंगे। हाँ अब आए नहीं ये पहले क्यों नहीं आ रहा था भाई? अच्छा रिफ्रेश नहीं हुआ था नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा रिफ्रेश नहीं हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें npm init करना है, हाँ जी। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया पार्सल को अपने सिस्टम के अंदर, npm इंस्टॉल पार्सल, पहले npm init कर लेना, फिर npm इंस्टॉल पार्सल, ठीक है। कभी कभी वो रिफ्रेश नहीं होता तो इसलिए नहीं दिखता, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था पेज, ठीक, हाँ जी। तो सबसे पहला काम होता है मेरा npm init, npm पैकेज को इनिशियलाइज करना, हाँ जी। ये है मेरा वो पैकेज जिसकी मैं बात कर रहा था, पैकेज डॉट जेसॉन, इसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया था ना, नेम में रिएक्ट बेसिक दे रहा था, वर्जन 1.00, लर्निंग रिएक्ट, ऐप डॉट जीएस, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी, यूआरएल हमारा ये है। तो ये हमारी हो जाती है पैकेज डॉट जेसॉन फाइल, ठीक, हाँ जी। इसमें जेसॉन फॉर्मेट में मेरे डेटा के बारे में प्रेजेंट रहता है। ये फाइल आप ऐसे समझ लो, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, एक तरीके से कि ये मेरा मेटा डेटा है। क्या है मेटा डेटा? मेटा डेटा क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा, कि जो भी डेटा मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट है उस सब का डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपको जब आप npm init करते हो ना, ये फाइल आपको तब मिल जाती है, ये पैकेट डॉट जेसॉन, ठीक, हाँ जी। उसके बाद मैंने करा था npm इंस्टॉल पार्सल, तो उससे मेरा ये नोड पैकेज आ गया था। अब आप एक सवाल आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि भैया ये npm है क्या? क्योंकि जब हम टाइप स्क्रिप्ट भी सीख रहे थे, तो जब हमें टाइप स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना था तब भी हमने npm का इस्तेमाल करा था कि npm इंस्टॉल -g, हाँ जी, और टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली, वहां पे भी किया था। आज हमें पार्सल को इंस्टॉल करना था तो हमने लिख दिया npm इंस्टॉल पार्सल। अच्छा भैया अगर रिएक्ट को इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में, तो मैंने कहा वो भी npm से हो सकता है। पर ये npm है क्या? ये npm है क्या? क्योंकि npm की कमांड हमने बहुत बार डाल दी है, npm init भी हमने किया, उससे क्या हुआ? npm हमने टाइप स्क्रिप्ट के टाइम पे भी इंस्टॉल किया था, जब हम टाइप स्क्रिप्ट मुझे डाउनलोड करना था। अभी मुझे पार्सल को डाउनलोड करना था, मुझे फिर से इस्तेमाल करना पड़ा। ये npm है क्या? ये रहा आपका npm। यहां हम npm के साइट में आ गए, npm js। npm बहुत लोग कहते हैं नोड पैकेट मैनेजर, जो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। npm का मतलब सिर्फ npm ही है, npm की कोई फुल फॉर्म नहीं है मेरे दोस्त। npm का मतलब npm है, npm की कोई फुल फॉर्म नहीं है। बस लोगों ने अपने हिसाब से npm का नाम नोड पैकेट मैनेजर दे दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो npm को, ठीक, हाँ जी। npm का मतलब npm ही है। अब ये है क्या? पर ठीक है, npm की मैंने बोला कोई फुल फॉर्म नहीं है, पर बहुत लोग इसको नोड पैकेट मैनेजर भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो, क्लियर, पर उसको वो मीनिंग नहीं है उसका। npm मतलब npm ही है। अब आपका सवाल आ रहा होगा भैया npm है क्या? ये है क्या npm? बहुत तगड़ा सवाल है और इसका बहुत आसान जवाब मैं आपको दूंगा, बहुत आसान जवाब, ठीक, हाँ जी। मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं, यहां पे लिखा है वी आर गिटहब, द कंपनी बिहाइंड द npm रजिस्ट्री एंड npm CLI. We offer those to the community for free, but our day job is building and selling useful tool for developers like you. Take your JavaScript development up a notch. ठीक है भैया, कुछ समझ नहीं आया इससे तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं npm के। About npm is the world largest software registry. Open source developer from every continent use npm to share and borrow packages, and many organizations use npm to manage private development as well. सरल भाषा में npm कुछ नहीं है, आप ये समझ लो, ये जो जावास्क्रिप्ट के आपके जितने भी है ना, ये लाइब्रेरीज वगैरह, ठीक है, हाँ जी, जो भी आप जावास्क्रिप्ट में आप इस्तेमाल करते हो पैकेजेस वगैरह, उन सबकी ये, उन सबके लिए, उन सबका ये डेटाबेस समझ लो। आप क्या समझ लो? डेटाबेस। npm क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, अरे यार ये नीचे आ भाई तू, हाँ, npm पहले तो नोड पैकेट मैनेजर आप इसको बोल सकते हो, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, पर कई बार मैं इसको बोलता हूं, बहुत लोग भी बोलते हैं, ठीक। यहां पे रखा क्या है? यहां पे रखा क्या है? जो पार्सल का कोड है ना, वो सब यहां रखा है, सब इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है सब कुछ। आपका जो टाइप स्क्रिप्ट है, जब मैं टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर को डाउनलोड कर रहा था, वो कोड भी npm के अंदर ही है। तो npm को आप रजिस्ट्री की तरह मान सकते हो, जहां पे आपके जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जब भी आपको डेवलपमेंट करना है, उससे रिलेटेड कोड आपको यहां मिल जाएंगे, जो लोगों ने पहले से ही लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। पार्सल का कोड किसी ने पहले से लिखा हुआ है, वेब पैक का कोड किसी ने पहले से लिखा हुआ है, हाँ जी। तो वो सारे कोड आपको npm में मिल जाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट हमने सीखा था ना, हाँ जी, टाइप स्क्रिप्ट का हम कंपाइलर डाउनलोड कर रहे थे, जिसको हम ट्रांसपाइलर भी बोल रहे थे, वो कहां से लेके आए हम? कहां से लेके आए? यहीं से तो लेके आए, npm से, ठीक। और क्या क्या हो सकता है? इवन आपका जो रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, उन सबका कोड भी यहां प्रेजेंट होगा, उन सबका कोड भी npm के अंदर प्रेजेंट है। एक तो सीरियल लिंक के अंदर था, हाँ जी, लेकिन जो ऑफिशियली है वो इस npm के अंदर है। अब इसका बेनिफिट क्या है? सिर्फ इतने नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड।
जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी हैं आपके चीजें जो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, वो सारे कोड यहां प्रेजेंट है इन एनपीएम के अंदर। उनको हम बोलते हैं पैकेजेस। हाँ जी, उन पैकेजेस को आप डायरेक्ट अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सोचो कि पार्सल मेरा कहीं और पड़ा है, टाइप स्क्रिप्ट कहीं और पड़ा है, रिएक्ट कहीं और पड़ा है, रिएक्ट डॉम और कहीं पड़ा है, ये सब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है ना। हाँ जी, तो आपको ये ना करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली सारे कोड को ढूंढना पड़ेगा कौन सा कोड कहां लिखा है। तो एनपीएम ने कहा कि ये सारे कोड मेरे पास हैं, तेरी जब मर्जी मुझसे ले लियो, मेरी कमांड इस्तेमाल कर लियो, एनपीएम इंस्टॉल, जो चाहिए वो इंस्टॉल कर ले। तो ये रिएक्ट चाहिए रिएक्ट इंस्टॉल कर, रिएक्ट डॉम चाहिए रिएक्ट डॉम कर, जो चाहिए तुझे। अब फ्यूचर में हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही इंस्टॉल करने वाले हैं। और इवन आप खुद का कंट्रीब्यूशन भी एनपीएम के अंदर दे सकते हो। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है तो आप खुद के कंट्रीब्यूशन भी यहां डाल सकते हो, खुद के भी, कि मैंने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये चीज बिल्ड करी है, इसको मैं चाहता हूं कि एनपीएम आप रख लो, क्योंकि ये है ओपन सोर्स, कोई भी कंट्रीब्यूट वहां पे कर सकता है। मान लो आपने कोई घड़ी बनाई है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो आप चाहते हो घड़ी वाली फंक्शनलिटी कोई अपने डायरेक्ट कोड में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस पूरे कोड का एनपीएम को दे दो। हाँ जी, अब जिसको भी वो कोड चाहिए वो सीधा इंस्टॉल कर सकता है वहां से। मान लो आपने कोई क्लॉक बनाई, उसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, आपने क्लॉक बनाई डिजिटल, बहुत मस्त, आपने कोड लिखा इसका डिजिटल क्लॉक, मस्त बनाई आपने। हाँ जी, अब आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करें, तो आप क्या करोगे, आपने पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड को किनको दे दोगे, एनपीएम वालों को जाके दे दोगे कि भैया ये कोड लो। हाँ जी, ताकि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल कर पाए। बस यही है, यहां पे जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड पैकेजेस हैं, कोड है, वो सब यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको जो इस्तेमाल करना है सीधा आप एनपीएम से जाके मांग सकते हो और अपने कोड में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आपको खुद से जीरो से लिखने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लो, ये आपकी एक डेटाबेस है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोडों का, जहां पे बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, और आप उन फंक्शनलिटी को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको खुद इंप्लीमेंट ना करना पड़े। इन फ्यूचर अगर किसी को डिजिटल क्लॉक चाहिए तो आपका कोड इस्तेमाल कर सकता है डायरेक्ट अपने कोड में, उसको फिर डिजिटल क्लॉक का पूरा कोड ना लिखना पड़े। ऐसी आप खुद की कोई फंक्शनलिटी बना दो, जैसे आपने रिएक्ट बनाया है ऐसे ही आप खुद का रिएक्ट बना सकते हो। हाँ जी, आपने बनाया, आपने देखा इंप्लीमेंट वगैरह मस्त चल रहा है। हाँ जी, आपने एनपीएम को बोला कि इसको भी हम ये भी इसको भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, तो आप एनपीएम को जाके दे सकते हो। हाँ, क्लियर, ये क्लियर है। हाँ, अब एनपीएम इनिट क्या है, तो सबसे पहले जब हम, अगर मुझे एनपीएम के किसी भी पैकेजेस को इस्तेमाल करना है ना, एनपीएम से अगर मुझे कोई भी पैकेज लेके आना है, ठीक है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। तो सबसे पहले मैं एनपीएम को इनिशियलाइज करता हूं अपने इसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया रिएक्ट बेसिक, उसका वर्जन बता दिया कि अभी मेरे प्रोजेक्ट का वर्जन है 1.0.0। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन दे दिया, कुछ भी दे दो आप, ठीक। हाँ जी, ये मेरी स्क्रिप्ट रही, अभी इनके बारे में बात करेंगे, सब कुछ की बात करेंगे, बस, ठीक। हाँ जी, अब अगर मैं आपको बोलूं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूं, चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी अपने इसके अंदर कोड के अंदर ये नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड किया था। इसको भैया, पर ये नोड मॉड्यूल्स है क्या, मैंने तो सिर्फ इंस्टॉल किया था पार्सल। देखो इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक। हाँ, इस डिपेंडेंसी वाले को भी हटा देता हूं, ठीक। देखो, जब आपने npm init करा होगा तो आपकी फाइल ये कुछ ऐसी दिख रही होगी। npm init जब आप करोगे तो आपकी फाइल ऐसे दिखेगी। मैंने पार्सल को हटा दिया, मैंने पार्सल को अपने सिस्टम से हटा दिया, जो नोड मॉड्यूल वाला था ना उसको मैंने हटा दिया। देखो उसको कैसे लाऊंगा, npm इंस्टॉल पार्सल को कर दो, npm के बाद जाएगा पार्सल को लेके आ जाएगा, सीधा आपके सिस्टम में पार्सल आ जाएगा। आपके सिस्टम में पार्सल आ गया। अब आपने देखा होगा कि इस पैकेज के अंदर चेंजेस हो गए, यहां पे आ रहा है डिपेंडेंसीज कि पार्सल आया है 2.1.3.3 कि जो पार्सल आया उसका वर्जन ये रहा, और ये रहा ये है नोड मॉड्यूल्स, ये क्या है, नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर पार्सल रखा हुआ है, अब इस पैकेज, इसको ना लोग समझाते नहीं है, भैया जब मैंने पार्सल मंगाया है तो ये क्यों आया, ये नोड मॉड्यूल्स क्यों आया, और ये बाकी फाइल्स क्यों आए इसके साथ, ये इतने सारी क्यों आए, मैंने तो सिर्फ पार्सल को मंगाया था। हाँ जी, ये पार्सल और फोल्डर मुझे चाहिए था, ये बाकी क्यों आ गए फ्री में, ये बाकी के फोल्डर क्यों आए, मैंने क्या मंगाया, मैंने पार्सल मंगाया, वो लेके आ गया नोड मॉड्यूल्स के अंदर पार्सल प्रेजेंट है। चलो ये मैंने मान लिया
कि नोड मॉड्यूल्स उसके अंदर पार्सल प्रेजेंट है, पर ये बाकी क्यों लेके आए? ये इतने सारे बेबल ब्राउन, ये क्या क्या है भाई? ये लेके क्यों आए? ग्लोबल, ये JSON, ये बाकी चीजें क्यों लेके आए? मैंने तो सिर्फ पार्सल को बोला था ना कि इंस्टॉल पार्सल को करो, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसने पार्सल डाल दिया, पर ये बाकी फोल्डर क्यों डाले? बाकी फोल्डर क्यों डाले? ये बाकी पैकेजेस क्या हैं? ये बाकी, ये तो मुझे चाहिए नहीं। हाँ जी, और इवन मैं अगर आपको दिखाऊं इसका साइज कितना होगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं भाई। मैं नेक्सस के अंदर जाता हूं, हाँ जी, इसका साइज चेक कर लेते हैं। रिएक्ट फोल्डर हमारा डे 2, ये रहा मेरा नोड मॉड्यूल्स। इसका साइज अगर मैं आपको दिखाऊं गेट इन्फो, तो आप देख सकते हो इसका साइज है 315 MB का। कितना? 315 MB का तो इसका साइज ही है नोड मॉड्यूल्स का। मैंने तो भैया पार्सल मंगाया था, पार्सल के साथ तो पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हाँ बहुत सही, डिपेंडेंसी। देखो मेरे दोस्त, यहां पे क्या हुआ मैं समझाता हूं। वो सारे पैकेजेस आप काम करने वाले हो, ठीक। ये रहा आपका पार्सल, ये रहा आपका पार्सल। देखो जब किसी ने पार्सल क्रिएट करा होगा ना, हाँ जी पार्सल, तो उसने बिल्कुल जीरो से कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया होगा। पार्सल ने जीरो से कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया होगा, उसने भी कुछ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज होंगी या कुछ पैकेजेस होंगे जिसको इसने इस्तेमाल किया होगा। किसने? पार्सल ने, ठीक है। तो पार्सल उन वाले कोड के अंदर डिपेंडेंट है, इनके अंदर। तो इतने जो सारी फाइल आपको दिख रही है ना यहां पे, हाँ जी, पार्सल इन सबको इस्तेमाल कर रहा है खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। पार्सल के अंदर ना कोड तो है ही, हाँ जी, लेकिन ये बाकियों के कोड को भी इस्तेमाल कर रहा है। उनको मैं कह रहा हूं डिपेंडेंसीज, कि जो मेरा पार्सल वाली फाइल है वो बाकी कोड पे डिपेंडेंट है, बाकी कोड पे। हाँ जी, अब मान लो ये वाली कोई फाइल है, ये फाइल भी किसी और फाइल पे डिपेंड हो सकती है। ये फाइल है, ये किसी और पे डिपेंडेंट होगी। तो वो जितने भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आपने तो सिर्फ पार्सल को बोला, लेकिन पार्सल किसी और पे भी डिपेंडेंट है, वो किसी और की फंक्शनलिटी को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हम अभी अपने कोड में रिएक्ट डॉम को इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी। तो जब मैं पार्सल को इंप्लीमेंट कर रहा था, तो पार्सल ने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पैकेजेस थे उनको इस्तेमाल किया, हाँ जी, और वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेजेस थे उन्होंने किसी और को इस्तेमाल किया, और उन्होंने किसी और को, हाँ जी। ये क्या बन गया है एक तरीके से एक तरीके से कि मैं तेरे को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे चाहिए तो सभी होंगे अपने कोड में, अपने कोड के अंदर मुझे सभी चाहिए होंगे, हाँ जी। तो जब मैंने पार्सल को लिया, तो पार्सल जिससे पे डिपेंडेंट था वो भी आया आपके उसमें, और वो जो कोड किसी और पे डिपेंडेंट था वो भी आया। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपका पार्सल का कोड तो पड़ा ही है, हाँ जी। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर पार्सल का कोड तो पड़ा ही है। ये देखो, ये पार्सल की फाइल हो गई, ये देख लो, ये देख लो, win.js, cli.js, सोर्स, ये रहा आपका CLI, ये इतना बड़ा कोड, हाँ जी। लेकिन पार्सल खुद भी किसी और कोड पे डिपेंडेंट है, और वो कोड किसी और कोड पे डिपेंडेंट है। तो उन सारे कोड को मुझे लेके आना पड़ेगा, उन सारे कोड को। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सारे कोड प्रेजेंट है जो पार्सल को चलाने वाले हैं, जिनसे मेरा पार्सल चलेगा। नोड मॉड्यूल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? वो सारे कोड प्रेजेंट है। मैंने सिर्फ पार्सल को लाने के लिए कहा था, हाँ जी। जब भी आप कुछ इंस्टॉल करोगे, वो हर कोई नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही जाएगा। आपने पार्सल को इंस्टॉल किया, हाँ जी, पार्सल गया, लेकिन पार्सल किसी और पैकेज पे डिपेंड कर रहा था, वो पैकेज किसी और पैकेज पे डिपेंड कर रहा था, वो पैकेज किसी और पैकेज पे डिपेंड कर रहा था, और इस तरीके से क्रिएट हुआ। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो मैंने कोई, ये मान लो, इसको सिंपल एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैंने डिजिटल क्लॉक बनाई एक मस्त करके, ठीक है। किसी ने मेरे इस पैकेज को इस्तेमाल करके इसके ऊपर अपडेट करके, ठीक है, उसने मेरे पैकेज को इस्तेमाल किया, हाँ जी, और उसने बना दिया क्या? उसने बना दिया कैलेंडर, उसने कैलेंडर भी डाल दिया इसके अंदर, हाँ जी। ये देखो, आपने डिजिटल क्लॉक बनाई, हाँ जी, आपके पैकेज को इस्तेमाल करके उसने कैलेंडर बना दिया किसी और इंसान ने, ठीक, हाँ जी। अब उस कैलेंडर वाले ने भी इसको एनपीएम के अंदर डाल दिया। कोई और बंदा आया, हाँ जी, उसने इस कैलेंडर को इस्तेमाल करके कुछ और बना दिया। मान लो उसने बना दिया टास्क ट्रैकर। तो उसने बोला कि भैया टास्क ट्रैकर के लिए मुझे कैलेंडर वगैरह की जरूरत होगी, तो मैं सीधा कैलेंडर को, किसी ने ऑलरेडी एनपीएम के अंदर कैलेंडर बना रखा है, मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि अपना क्या बना पाऊं, टास्क शेड्यूलर टाइप का। मान लो किसी को टास्क शेड्यूलर बनाना है अपने उसके, तो उसको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। उसने कहा यार ऑलरेडी किसी ने कैलेंडर बना रखा है, मैं यहां पे क्या करूं, किसी ने वो काम कर रखा है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। किसी ने कोड कर रखा है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर कैलेंडर का, उसको हमने कोड के अंदर लिया और अपना टास्क शेड्यूलर बना दिया, क्लियर। फिर किसी ने, आपने टास्क शेड्यूलर बनाया, किसी ने देखा कि यार मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो क्या बना सकता है उसके अंदर, वो मान लो उसने कोई और प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उसको टास्क शेड्यूलर की जरूरत पड़ रही है,
उसने कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाया, हाँ जी, तो उसमें उसको टास्क शेड्यूलर की जरूरत पड़ी थी, तो एक तरीका कि वो टास्क शेड्यूलर का कोड खुद लिखे, या फिर जिसने ऑलरेडी बना रखा है वो उसको इस्तेमाल कर ले। तो मान लो उसने एक प्रोजेक्ट एक्स बना दिया, ये क्लियर, हाँ जी। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट इस पे डिपेंडेंट है, ये वाला प्रोजेक्ट इस पे डिपेंडेंट है, ऊपर वाले पे, क्योंकि मैं ऊपर वाले की फंक्शनलिटी को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने खुद कोड नहीं लिखा है, मैंने बोला इसके कोड को ले लूंगा, इसने बोला इसके कोड को ले लूंगा। तो मान लो इन फ्यूचर अगर कोई और आदमी आता है, इन फ्यूचर कोई और इंसान आता है, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक, हाँ जी, वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है, वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम मैं दे देता हूं प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई, क्लियर, हाँ जी। उसने देखा यार कि मुझे प्रोजेक्ट वाई में इस प्रोजेक्ट एक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक, हाँ जी, तो वो एनपीएम में गया, उसने बोल दिया एनपीएम इंस्टॉल प्रोजेक्ट एक्स। तो अब आपको सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स थोड़ी मिलेगा, हाँ जी, आपको उसके साथ टास्क शेड्यूलर वाला भी मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स ने टास्क शेड्यूलर को इस्तेमाल किया है, इस टास्क शेड्यूलर ने कैलेंडर को इस्तेमाल किया है, इस कैलेंडर ने डिजिटल क्लॉक का इस्तेमाल है। तो ये सारे कोड आपके किसके अंदर जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं सीधा दूसरे के पैकेज को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो वाला दूसरे के कर रहा है, वो उसके ऊपर वाले को कर रहा है, और इस तरीके से मेरा काम बढ़ रहा है। ओवर एक्सप्लेन ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ। तो अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या आ चुका है, पार्सल आ गया है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या अब कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा भैया, क्या कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी। अब मैंने कहा इनको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इन स्क्रिप्ट को मैं सीधा अब एनपीएम से ही रिएक्ट वगैरह लेके आ जाऊंगा, मैं रिएक्ट वगैरह एनपीएम से लेके आ जाऊंगा, जो भी रिएक्ट वगैरह है उसको मैं एनपीएम से ले आता हूं। कैसे लेके आऊंगा, सीधा लिखो एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट, रिएक्ट भी अब आपके सिस्टम के अंदर आ चुकी है, रिएक्ट भी आपके सिस्टम के अंदर आ चुकी है। नोड मॉड्यूल्स में चेक करना, आपको रिएक्ट नाम का दिख जाएगा, ये देखो रिएक्ट वाला फोल्डर भी आ गया है। मुझे रिएक्ट डॉम भी तो चाहिए भैया, हाँ जी, मैंने कहा उसको भी इंस्टॉल कर लो, सारे पैकेजेस वहां पड़े हैं। एनपीएम इंस्टॉल क्या, रिएक्ट डॉम, ये लो भाई रिएक्ट डॉम भी लिया। ये सब किसके अंदर जाएंगे, ये देख लो भाई कहां गया, ये देखो रिएक्ट डॉम भी आ गया, क्योंकि ये मुझे चाहिए होंगे मेरे प्रोजेक्ट को क्या रन करने के लिए। तो ये सब कुछ किसके अंदर प्रेजेंट है, नोड मॉड्यूल्स। अब मैं आता हूं आपके सामने पैकेज डॉट जेसॉन के बारे में बोलने के लिए। ये पैकेज डॉट जेसॉन है क्या, और इसके साथ भैया एक ये भी है पैकेज लॉग डॉट जेसॉन। देखो आपने देखा होगा जब मैंने रिएक्ट को डाउनलोड किया, रिएक्ट को डाउनलोड किया, तो आप देख पा रहे हो इस पैकेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका प्रोजेक्ट किस वाले पे डिपेंडेंट है। मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये पार्सल के साथ पार्सल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये रिएक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये रिएक्ट डॉम के ऊपर भी डिपेंडेंट है जो मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये जो होता है ना आपकी ये पैकेज और जेसन फाइल, इसके पास आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि मेरा प्रोजेक्ट किस चीज पे डिपेंडेंट होने वाला है। मेरा प्रोजेक्ट पार्सल पे डिपेंडेंट है, मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट पे डिपेंडेंट है, देख लो यहां पे लिखा हुआ डिपेंडेंसी, और मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट डॉम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और उसके आगे उनका वर्जन भी इसने नोट करके रखा हुआ है कि मैं पार्सल का 2.13.3 वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कह रहा है, अब मैंने कहा था ना रिएक्ट लेटेस्ट वाली सिखाऊंगा, ये लो भाई लेटेस्ट रिएक्ट को लेके आ गए कि मैं जो रिएक्ट इस्तेमाल करूंगा 19.0.0 करूंगा, मैं रिएक्ट डॉम भी 19.0.0 करूंगा। तो अब आपके इस एनपीएम के अंदर ना आपका ऑफिशियल जो रिएक्ट का कोड है वो वहां प्रेजेंट है, जो सीरियल वाला था वहां 18 वाला वर्जन प्रेजेंट था, इसलिए हर कोई इसी को प्रेफर करता है, किसको, एनपीएम लाइब्रेरीज को, वहां से आप उठा के ले आओ जो उनकी रजिस्ट्री है। तो मैं रिएक्ट को भी अपने कोड में लिया और रिएक्ट डोम को भी अपने कोड के अंदर लिया, और उसकी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे यहां पे प्रेजेंट है। तो पैकेज डॉट जेसन क्या कर रहा है, मेरे जो ये है कौन, मेरा जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी मेरा प्रोजेक्ट है सारी इंफॉर्मेशन नोट करके रखता है कि मेरा प्रोजेक्ट किस किस पे डिपेंडेंट है। हाँ ओके क्लियर, हाँ जी। अब मेरा सवाल ये है, मान लो मैंने ये सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर ली है, सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर ली है, ठीक, हाँ जी। चलिए अब ये बताओ भैया, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं भैया ये क्या, पहले ये पैकेज लॉग डॉट जेसॉन क्या है, ये लॉक वाला जब पैकेज डॉट जेसॉन है, ये लॉक वाला क्या है। अच्छा
और भैया अभी ना ये जो सिंबल है इसके आगे, ये वाले सिंबल, ये सिंबल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक सिंबल का नाम क्या है यार, ये कैरेट बोलते हैं शायद इसे, हाँ कैरेट, कैरेट, हाँ इस सिंबल को कहते हैं हम कैरेट, इस सिंबल को कहते हैं हम कैरेट, इसको कहते हैं कैरेट। इसका मतलब क्या है, देखो आपने देखा होगा जब भी हमारे कुछ वर्जन आते हैं, कोई भी वर्जन होता है, आपने देखा होगा कोई भी वर्जन आता है जब, तो उसका तो इस तरीके से ही आता है कि भैया इसका वर्जन है 18.2.3। आपने देखा होगा व्हाट्सएप का अपडेट आया है वो इसी तरीके से आता है कि वर्जन ऐसा है कि 1 2 3 तीन चीजें होती है उसके अंदर। जब भी आपके पास वर्जन की बात करते हैं, जब भी हम अपडेट करते हैं यार चीजों को, हाँ जी मोबाइल में जब अपडेट आता है, हाँ जी उसके भी ऐसे ही आते हैं 18.2.3। ये 3 नंबर है क्या, ये किस चीज को दर्शाते हैं, ये चीज किसको दर्शाते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, आपका जो पहला वैल्यू होता है ये होता है मेजर, अगला होता है माइनर, और लास्ट होता है आपका पैच। देखो मुझे पता है रिएक्ट के पार्ट नहीं है, लेकिन इन चीजों को मुझे तो बाद में भी समझाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी समझ जाते हैं। इस पहली वैल्यू को बोलते हैं मेजर अपडेट, इसको हम कहते हैं माइनर अपडेट, और इसको कहते हैं हम पैच। जब भी आपके पास ऐसे वर्जन आते हैं, आपके फोन में भी अपडेट आते होंगे ना एंड्रॉइड में, हाँ जी आप देखते हो ऐसी फॉर्मेट में आते होंगे, हाँ जी। अभी हमारे यहाँ पे सिस्टम में हमने अपना वर्जन लिखा है कि अभी हमने जो बनाया अपना प्रोजेक्ट, अभी इसका फर्स्ट वर्जन है 1.0.0, हाँ जी मे भी अपने प्रोजेक्ट में चेंज करूं तो इसको मैं बना सकता हूं 1.0.1। पर भैया ये माइनर मेजर ये चेंजेस आते कैसे, पैच का मतलब क्या है, पैच का मतलब क्या है पहले ये बताओ। देखो पैच का मतलब ये है जब आपके कोड के अंदर कुछ बग आता है, ठीक है, उसको आप पैच के अंदर सॉल्व करते हो। तो जब भी आप देखोगे ना कि 18.2.3 वर्जन चल रहा है और कल एक नया वर्जन आता है 18.2.4, हाँ जी, तो समझ लेना वहां पे एक पैच अपडेट हुआ है, कोई बग को फिक्स किया गया है, कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हुई है, सिर्फ कोई बग ऐड, बग को सही किया है। बग सही होने का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब भी समझा दूं, चलो अभी समझा दूंगा, ठीक है ठीक है। ये तो हो गए मेरे वर्जन। बग का सही करने का मतलब क्या है, देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखा, ठीक है, उसमें एक बग आ गया, उसमें एक बग आ गया। मान लो तुम कहीं पे टाइप ऑफ लिखना भूल गए, तो उससे आपके उसमें एक बग आ गया, ठीक है, तो आपने उस वाले अपडेट में वहां पे टाइप ऑफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक छोटा सा चेंज जो आपके पैच को दिखा रहा है कि वो बग था, उसको मैंने सही कर दिया, तो बग आपका ही हो गया। हाँ अब माइनर अपडेट में क्या आता है, माइनर अपडेट में ये होता है कि आप अपने कोड के अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, नई फंक्शनैलिटी को, लेकिन जो आपका पुराना वर्जन है वो तब भी चलता रहेगा। भैया कुछ समझ नहीं आया, मान लो आपका आज का कोड है, देखो माइनर अपडेट का मतलब क्या है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझाते नहीं है, मैं समझाऊंगा। कैसे समझाऊं यार, अरे यार हाँ देखो माइनर अपडेट का मतलब ये है, मान लो आपका ना कोई कोड बेस ऐसा था, फंक्शन सम, हाँ a, b, और ये रिटर्न कर रहा था आपका a प्लस बी, क्लियर, हाँ जी। तो मान लो अभी आपका जो 18 पॉइंट वाला वर्जन था, 18.2.3 वाला, वो ये था आपका कोड का वर्जन ये था, ठीक, हाँ जी। तो जो भी इस कोड को इस्तेमाल कर रहा होगा उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। मान लो अब आप बोल लो कि मैं एक नया वर्जन लेके आ रहा हूं इसी कोड का, तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है। नई फंक्शनैलिटी ऐड करने का मतलब ये है कि पुराने वाले फंक्शन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर उसने और भी फंक्शन को अपडेट कर दिया है। मान लो उसने एक सबट्रैक्ट का भी बना दिया है, रिटर्न a माइनस बी। तो इससे क्या होगा, क्या इससे आपका जो इस अपडेट से क्या आपका कोड फट सकता है, माइनर अपडेट से नहीं फटेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने कोड में समी वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक। मैंने भले ही अपडेट आ गया है, किसी कोड के अंदर अपडेट आ गया है, लेकिन मैं तो सिर्फ फंक्शन वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरा कोड फटेगा नहीं। तो जब भी मेरा माइनर अपडेट होते हैं और पैच वाले अपडेट होते हैं, उससे मेरा कोड कभी फटता नहीं है। फटता होने का मतलब क्या है कि मेरा कोड बिल्कुल स्मूथ चलेगा, उसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बिल्कुल रहेगी। अर्लियर मेरा कोड मैं सिर्फ इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा था, उन्होंने उसके अंदर ये वाला फंक्शन भी डाल दिया, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इससे तो मेरे कोड में कोई डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा,
मुझे तो सिर्फ इस कोड से मतलब है ना। हाँ जी, उसने भले एक नया फीचर ऐड कर दिया। मान लो पहले आप रिएक्ट इस्तेमाल करते थे और रिएक्ट के अंदर आप इस वाले फीचर को इस्तेमाल करते थे, सम वाले, ठीक। हाँ जी, आपने रिएक्ट का कोड लिख रखा है, हाँ जी, और आप उसमें रिएक्ट का ये वाला फीचर को इस्तेमाल करते थे, सम वाले को। क्लियर? हाँ जी, रिएक्ट में एक माइनर अपडेट आया, क्या उस माइनर अपडेट से आपके कोड को कुछ भी असर पड़ा? इस सबट्रैक्ट वाले फंक्शन से कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, मेरा कोड तो सही चलेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस सम वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं, सम वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपका कोड जो अभी था वो बिल्कुल सही चलेगा। जब भी मेरे माइनर और पैच अपडेट आते हैं, मेरे कोड में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं उन चेंजेस को अपने सिस्टम में ला सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमारे सिस्टम के अंदर मेजर अपडेट आता है, जैसे मेजर अपडेट किसको बोलते हैं? जब ये पहली वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, मान लो ये 18 से हो गया, कल 19 हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा? उससे मेरा कोड फट जाता है, उससे मेरा कोड फट जाता है। मान लो ये आपका कोड था, अब ये इसका जो वर्जन है ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया, वर्जन 19.0.0। अब इससे पता क्या होगा? अब इन्होंने बहुत मेजर अपडेट किया, इससे आपका कोड फट सकता है। आप इनिशियली सिर्फ इस फंक्शन सम ए बी को इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ जी, जब आपने कोड लिखा था। मान लो इन्होंने इसके अंदर इस सी को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, एक और चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप बताओ, जब आप इस सम वाले को इस्तेमाल कर रहे थे तो आपका कोड फटेगा नहीं फटेगा? क्योंकि आप तो 2 ही आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये यहां पे 3 आर्गुमेंट मांग रहा है, आपका कोड फटेगा। हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ता है फिर? जब आपका मेजर अपडेट आता है कभी भी, और अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो आपका कोड खराब हो जाता है, तो वहां पे मुझे उसको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने कोड के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब माइनर अपडेट या बग अपडेट आता है, मैं उन चेंजेस को ले सकता हूं, मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी मैंने कोड लिखा है, ठीक। क्या ये चीज क्लियर हुई? मैं क्या पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहता था? क्या ये मेजर माइनर क्या समझ आए आपको? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्लियर क्लियर क्लियर। ये तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बन गया, इसको तुम एक्सप्लेन करोगे ना? बहुत क्लियर, ऑसम, क्लियर, यस यस यस, क्लियर क्लियर। सर बग कैसे आता है? अरे यार, कोई भी एक छोटा सा एरर आ रहा होगा आपके कोड में, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें बग? मान लो, अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता, ठीक है, मैंने ए बी को लिया और मैं यहां पे ना इनका टाइप ऑफ भी चेक करने लग गया। मैंने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है, हाँ जी, मैं जब सम कर रहा हूं, हाँ जी, तो मैं चाह रहा हूं कि भैया ये ना, ये ए और बी हमेशा नंबर ही हो, हमेशा नंबर ही हो, हमेशा नंबर ही हो। तो जो मेरा अर्लियर वर्जन था उसमें ये कुछ भी ले रहा था। आपने क्या करा? आपने अपने कोड में तो ये लिखा है सम 2,3, ठीक। हाँ जी, लेटेस्ट वाला तो ये था जो आपका अपडेट आया था 18.2.3 वाला, ठीक है। आप इस कोड को इस्तेमाल कर रहे हो, इसको आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, हाँ जी, और इस फंक्शन को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कि यहां पे ये ए और बी के अंदर कुछ बग आ जाए, मतलब कि ये स्ट्रिंग को भी अटैच करना स्टार्ट कर दे। मैं चाहता हूं कि ये नंबर ही हो, तो यहां पे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि भैया अगर इनका टाइप ऑफ क्या होना चाहिए, नंबर ही होना चाहिए, इस टाइप का छोटा मोटा बग, छोटा मोटा, ठीक। हाँ जी, अब इसमें क्या हो सकता है अगले वाले में, कि जब अगला अपडेट आया तो आपने सबट्रैक्ट वाले का इस्तेमाल किया, लेकिन आप अपने कोड में तो सिर्फ यही कर रहे हो, सम 2,3 को, तो इससे आपके कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोड में सबट्रैक्ट को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, ये एडिशनल फंक्शनैलिटी है जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो मेरा कोड फटेगा तो नहीं। हाँ जी, भले आपका ये अपडेट आया, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लेकिन जब मेजर अपडेट की बात आती है और मैं अगर फिर भी सेम ही काम कर रहा हूं 2,3 वाला, तो मेरा कोड फटना बिल्कुल वो है लाजमी, क्योंकि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये कॉल नहीं होगा, ये सी वाला एरर दे देगा, ये सी वाला एरर दे देगा, ये है ही नहीं, तो मेरा कोड फटना शुरू होगा। फिर मुझे अपने कोड के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं कि मुझे एक और आर्गुमेंट देनी पड़ेगी, मान लो मैंने 0 भेज दिया ताकि मुझे पहला जैसा ही रिजल्ट मिले। तो जब भी हमारे पास चेंजेस होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि हम जाओ और डायरेक्ट चेंजेस को ले आओ, नहीं, डायरेक्ट चेंजेस को हम नहीं लाते। जब भी मेजर अपडेट आता है वो चेंज हमने सिस्टम के अंदर डायरेक्ट नहीं लाते, आपका कोड फटना शुरू हो जाता है, इसी को कोड फटना बोलते हैं, इसी को। हाँ हाँ, बस भैया बस, अरे रुको तो जाओ मेरे, अरे जाओ नहीं मैन, रुक तो जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ। हाँ, अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ये 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 इसका मतलब क्या है? जब भी आप ये कैरेट, इसको हम बोलते हैं कैरेट, क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं कैरेट। जब भी आप ये वाला देखोगे ना, हाँ जी, ये कैरेट, ये कैरेट,
ये कहता है कि मैं अपने कोड के अंदर मेजर वाले तक चेंजेस को ले सकता हूं, मेजर चेंजेस, सॉरी मेजर नहीं, माइनर एंड पैचेस को ले सकता हूं। जो भी आपके कोड में होंगे उन सारी चेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं अगर आपके उसमें क्या है, ये है कैरेट। और उसकी जगह में आपको कई बार एक टिल्डे का साइन भी दिख सकता है, टिल्डे का, ये वाला, इसको हम कहते हैं, ओ सॉरी टिल्डे, कि टिल्डे 18.2.4 ये कहता है कि सिर्फ मैं पैचेस वाले ही चेंजेस लूंगा और कोई नहीं लूंगा। ये कह रहा है कि मैं माइनर एंड पैचेस ले सकता हूं, और ये कहता है कि मैं सिर्फ पैचेस वाले अपडेट लूंगा। आप कभी भी मेजर वाले अपडेट में नहीं जाते हो, अगर तुम्हें जाना है तुम्हें इंटेंशनली बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आपको इधर डीप में कैसा, अरे यार पढ़ते रहो, तुम्हें पता चलता रहेगा, तुम्हें पता चलता रहेगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक। हाँ अब तुम्हारा सवाल यह आ रहा होगा कि भैया ये तो पार्सल है, ठीक है, इसके आगे तो आपने ये लगा रखा है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ठीक। हाँ जी, ये पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर है क्या? मेरे दोस्त, इसके अंदर आपके सारे जितने भी पैकेजेस है ना, उन सब के एग्जैक्ट वर्जन कौन से हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रखी गई है। मैं दिखाता हूं आपको, पार्सल का एग्जैक्ट वर्जन मैं आपको दिखाता हूं। देखो उसका एग्जैक्ट, ये देखो नोड मॉड्यूल के अंदर पार्सल है, उसके एग्जैक्ट वर्जन को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, एग्जैक्ट, जो आपका एग्जैक्ट है। अब भैया ये बाकी किसके हैं? ये ऑर्डर्ड बाइनरी 1.53, जितने भी पैकेजेस आपका कोड इस्तेमाल करने वाला है उन सबके एग्जैक्ट वर्जन को मैं नोट डाउन करके रखता हूं। क्योंकि मान लो आपने ये सुना होगा कि भैया मेरे सिस्टम में तो ये अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन तेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। क्यों ये दिक्कत आती है? क्योंकि हमें ना वही वर्जन को डाउनलोड करना पड़ता है। अगर मेरे सिस्टम में मैंने 1.5.3 डाला ना, तो तू भी अपने सिस्टम में वही डाल। कई बार ऐसा होता है कि ना चले, उसने डाल दिया कोई और वर्जन। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने अपना कोड लिखा, मैंने मस्त एक वेबसाइट बनाई, तुमने देखा, तुमने एक मस्त वेबसाइट बनाई, हाँ जी, तुम क्या चाहोगे कि जो भी मेरे उस टाइम के पैकेजेस हैं और जो भी डिपेंडेंसीज हैं उन सबके वर्जन मेरे पास रहें, और उनके एग्जैक्ट वर्जन मैं नोट डाउन करके रख लूंगा फ्यूचर के लिए, कि अगर किसी और को अगर इस्तेमाल करना हो तो वो भी इन सारे वर्जन को डाउनलोड करके सिर्फ सीधा इन्हीं वर्जन को इस्तेमाल करे, सीधा इन्हीं वर्जन को, तो उसका भी कोड चलेगा। आपने देखा होगा ना कि मेरे सिस्टम में तो काम चल रहा था, तुम्हारे सिस्टम में नहीं चल रहा। तो उसका रीजन यही होता है कि अगर आपके पास पैकेज लॉग डॉट जेसन नहीं है, इसके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि आपका कोड ने एग्जैक्टली कौन से वर्जन को इस्तेमाल किया है, एग्जैक्टली कौन से वर्जन को आपने इस्तेमाल किया है, इसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मेरे पास इतनी सारी फाइल्स है ना, ये नोड मॉड्यूल्स, हाँ जी, ये अब आप खुद सोचो ना, इनके अंदर भी तो अपडेट आते होंगे, इनके अंदर भी तो अपडेट आते होंगे, इनके अंदर, इन सारी फाइल्स के अंदर। हाँ जी, आज तो मैंने बना दिया अपने प्रोजेक्ट को, आज मैंने बना दिया अपने प्रोजेक्ट को, मान लो मैं 2 महीने बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, मान लो 2 महीने बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक, तो तब भी तो मुझे यही वर्जन चाहिए होंगे, यही वर्जन की इंफॉर्मेशन हो मेरे पास। मैं ये नहीं चाहता कि यार किसी के अंदर थोड़ा चेंज होकर मेरा कोड फटना शुरू हो जाए, तो मुझे यही वर्जन चाहिए होंगे इन कोड के। अब ये वर्जन होने का फायदा क्या है, पैकेज लॉग जेसन होने का फायदा क्या है? देखो, अगर अब तुम्हें ये फाइल किसी को शेयर करनी है, मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट फुल रनिंग है और तुम्हें ये किसी को शेयर करना है, ठीक, हाँ जी, मैंने कहा ना ये नोड मॉड्यूल्स 300 MB का है, 300 MB का, तो पहले तो ये रिकमेंड ही नहीं किया जाता कि इस पैकेज को आप गिटहब के अंदर भी डालो, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि नोड मॉड्यूल्स को हमें गिटहब के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि इसको तो मैं खुद से जनरेट कर सकता हूं। इवन कोई भी गिटहब के अंदर हम कौन सा कोड डालते हैं, मुझे गिटहब के अंदर मैं कोड डाल दो ताकि बाकी लोगों के साथ वो कोड शेयर हो पाए गिटहब के अंदर, यही तो चाहता हूं मैं। हाँ जी, तो मैं इतना बड़े कोड को नहीं डालता हूं गिटहब के अंदर, बिल्कुल नहीं डालता हूं इतना बड़ा, क्योंकि 300 MB का, ये तो 2-3 KB के होंगे, इतना बड़ा कोड नहीं डालते हम। अच्छा भैया, अगर इसको नहीं डालूंगा, इसको अगर मान लो मैंने डिलीट कर दिया, नोड मॉड्यूल्स मैंने डिलीट ही कर दिया, नोड मॉड्यूल्स मैंने डिलीट कर दिए, ओके, मैंने कहा ये चारों ना, ये वाली फाइल आप किसी के साथ भी शेयर कर दो, ये फाइल आप किसी के साथ भी शेयर कर दो, उसका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली वैसे चलेगा जैसे अभी तक चलते हुए आ रहा था आपका। उसको बस क्या करना है, जब उसके पास ये चारों फाइल आ जाएंगी, उसको सिर्फ एक काम करना है, उन नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए उसको सिर्फ ये करना है, npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल करेगा और जितने भी डिपेंडेंसी थी वो सब इसके अंदर आ जाएगी। पूरा नोड मॉड्यूल्स आपका फिर से आ चुका है, रिएक्ट डॉम सब आ चुका है। पर ये आया कहां से? मैंने npm इंस्टॉल डाला, आया कैसे?
अरे मेरे दोस्त, कहीं रॉकेट साइंस नहीं आया। इसने इस पैकेज लॉग डॉट जेसन को देखा और इसको देखा पैकेज डॉट जेसन को, ठीक है। इसने पैकेज लॉग डॉट जेसन जो आपका होता है, ठीक है, अगर आपकी फाइल में ये प्रेजेंट है, पैकेज लॉग डॉट जेसन अगर आपकी फाइल में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो इसको देखता है और जितने भी आपकी डिपेंडेंसी इसके अंदर प्रेजेंट है, सारी इंफॉर्मेशन है कि मुझे किसका एग्जैक्टली कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो जब आपने npm इंस्टॉल डाला तो सबसे पहले वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर डालता है, वहां पे उसको सारी इंफॉर्मेशन पता रहती है कि मुझे किस पैकेज का कौन सा वाला वर्जन डाउनलोड करना है। वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में आ जाता है, अब वो भी आपका प्रोजेक्ट रन कर सकता है। तो हम अपने गिटहब के अंदर सिर्फ app.js, index.html, पैकेज लॉग और पैकेज डॉट जेसन डालते हैं बस। मान लो कई लोग ऐसा करते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन को डिलीट मार देते हैं। कई लोग आप ऐसे भी देखोगे कि वो पैकेज लॉग को रखते ही नहीं है, पैकेज लॉग को रखते नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, किसी ने मान लो पैकेज लॉग को ही डिलीट मार दिया, सिर्फ आपका पैकेज डॉट जेसन प्रेजेंट है, इसको लोग डिस्कस नहीं करते। लोग ये कह देते हैं कि लॉक वर्जन भी तुम्हें देना ही पड़ेगा, लॉक वर्जन भी देना पड़ेगा। चलो बढ़िया बात है, लॉक वर्जन तुम किसी को दे रहे हो, मान लो नहीं दिया, डिलीट हो गया किसी कारणवश, और बहुत फाइल में लॉक वर्जन नहीं भी होता है, तब मेरे पैकेज को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है मेरे प्रोजेक्ट को रन होने के लिए। मेरे दोस्त फिर वो देखेगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके, और वहां पे इनको देखेगा, पार्सल मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। और जब वो इसको देखेगा, इसको, ठीक है, तो अगर कोई अपडेट भी आया होगा ना, वो उस अपडेट को भी डाउनलोड कर लेगा। अगर कोई अपडेट आया होगा, कोई भी माइनर अपडेट आया है, उसको भी ये डाउनलोड कर लेगा। मान लो किसी ने 2 महीने बाद इसको इस्तेमाल किया और मैंने उसको पैकेज लॉक नहीं दिया, ठीक, हाँ जी, मान लो 2 महीने बाद पार्सल का जो वो है नया वर्जन आ चुका है 2.14.6, मान लो एक नया वर्जन आ चुका है माइनर अपडेट के साथ, ठीक है। तो मेरा कोड इसको दिखेगा, पार्सल को, ठीक है, वो दिखेगा, अच्छा यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, मेरा कैरेट लिखा है, वो वहां पे देखेगा, अच्छा एक नया वर्जन आ गया माइनर अपडेट के साथ, तो उस माइनर अपडेट को वो अपडेट करेगा, फिर उस वाले वर्जन को लेके आएगा। रिएक्ट के साथ भी सेम काम करेगा और रिएक्ट डॉम के साथ भी सेम काम करेगा। अगर आपका यहां पे टिल्डे उसने देख दिया, मैंने क्या कहा, अगर आपका पैकेज लॉग जेसन नहीं है, तब वो सीधा अपडेट वाले को उठा के लाता है, क्योंकि आपने यहां पे ये मेंशन करा हुआ है कि मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो भी आपने माइनर अपडेट लाए वो अगर आ चुके हैं उनको ले लो, मेरा प्रोजेक्ट फटेगा नहीं, मेरे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन होता है, तो वहां पे अगर आपने ये फाइल दी है, तो सबसे पहले इसी फाइल को चेक करेगा और इसी फाइल से रिलेटेड सारे कोड को डाउनलोड करके देता है आपको। अगर पैकेज लॉक नहीं है, तो तब पैकेज डॉट जेसन वहां से वो अप्रोक्सीमेशन लगाता है कि कौन से वाले अपडेट को मुझे लेना है, अब वो अपडेट डिसाइड होगा इससे, इनसे। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई, इन दोनों फाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये फाइल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है, हवा में नहीं बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, क्लियर। तो अगर हाँ 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 रहने दो, हाँ अब रहने दे रहा हूं, मुझे पता बहुत ज्यादा हो गया आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं आज जो भी पढ़ा है प्लीज उसको जाओगे ना एक बार रिवाइज कर लेना, अभी रिवाइज कर लेना। अभी हमने पार्सल का इस्तेमाल ही नहीं किया, आज के प्रोजेक्ट में हमने पार्सल इस्तेमाल नहीं किया। आज तो हम सिर्फ एनपीएम के बारे में थोड़ा सीखा, ये मेजर अपडेट माइनर अपडेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सीखा, आज हमने उतना नहीं सीखा। तो कल हम पढ़ेंगे पार्सल की ओर, पार्सल को बिल्कुल रगड़ देंगे कि पार्सल को अब इस्तेमाल कैसे करना है, पार्सल कैसे मेरे कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा है, वो कल हम सीखेंगे। हम रिएक्ट को भी अपने सिस्टम के अंदर ला चुके हैं, रिएक्ट डॉम को भी। तो अब अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, जब भी आप एनपीएम से कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो वो आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहती है, और जो एग्जैक्ट वर्जन होगा वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर रहेंगी। लॉग्ड के अंदर आपका लॉग्ड वर्जन रहता है, लॉग के अंदर क्या रहता है, लॉग्ड वर्जन, कि अभी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो करंटली कौन से वर्जन के अंदर चल रहा है, पैकेज लॉग के अंदर वो इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली अभी हमारा ये वाला वर्जन चल रहा है। कि मैं अगर रिएक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो रिएक्ट का वो डायरेक्ट 19.0.0 वाला वर्जन दिखाएगा। देखो लॉग के अंदर, पैकेज डॉट जेसन के अंदर इस तरीके से दिखाएगा, और उसके बीच में डिफरेंशिएशन भी बता दिया मैंने तुम्हें। कई बार लोग पैकेज लॉग को नहीं देते हैं, पैकेज डॉट जेसन, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ऐप डॉट जेएस आपको मिल जाएगी,
तो वहां पे जब वो पैकेज और जेसन को लाएगा, इंस्टॉल करेगा, आपका कोड फटेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या इस्तेमाल किया, ये वाले सिंबल आपने इस्तेमाल किए, टिल्डे, क्योंकि माइनर अपडेट और जो आपका पैच अपडेट होता है उससे आपका कोड कंपैटिबल रहता है, आपका कोड कभी भी फटेगा नहीं। माइनर में बग फिक्स होता है, सॉरी पैचेस में बग फिक्स होता है। जब माइनर अपडेट आता है तो उसमें आपका कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड होती है, जो पुरानी फंक्शनलिटी रहती है उनमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते, क्लियर। और जब हमारा मेजर अपडेट आता है तो जो हमारी पुरानी फंक्शनलिटी होती है उन पे भी हम चेंजेस करते हैं और नए चेंजेस भी हम उसके अंदर ला सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। भैया npm इंस्टॉल पार्सल एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, एरर को पढ़ो, देखो एरर का, जब तुम्हें एरर दे रहा ना वहां पे एरर का कुछ लिखा भी होगा उसने कि एरर क्या क्या एरर है, वहां पे उसका सॉल्यूशन भी लिखा होगा आपको। हाँ 1 घंटा और, ठीक है ठीक है। अरे अरे मेरा ना ये वीकेंड बहुत बिजी रहा, मतलब मैं आज वापस आया कितने बजे, मैं 1:30 बजे वापस आया, फिर मैंने 1 घंटा लेक्चर तैयार करा, हाँ फिर जिम गया, फिर जिम से आके प्रोटीन पिया, फिर 3 घंटे लेक्चर तैयार किया, सॉरी 2.5 घंटे, मतलब आज का 3.5 घंटे अराउंड में लेक्चर को तैयार कर पाया, क्योंकि वीकेंड में पूरी तरीके से बिजी था। अब क्लास ली, हाँ जी, अभी क्लास खत्म होने के बाद फिर अभी कुछ काम पेंडिंग है उसे निपटाना है, फिर सुबह उठूंगा, सुबह कल से रेगुलर फिर से जिम। मतलब शेड्यूल टाइट रहता, खुद को बिजी रखोगे ना तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, हाउ टू लर्न टीच लाइक यू, देखो अगर तुम्हें ना कोई चीज इन डेप्थ सीखनी है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज इन डेप्थ सीखनी है, तुम एक अपना एक माइंडसेट बनाओ। क्या माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं सबके लिए। तुम्हें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, अपना एक माइंडसेट बनाओ, क्या मैं जो टॉपिक सीख रहा हूं क्या मैं इसको किसी और को पढ़ा सकता हूं, जो टॉपिक मैं सीख रहा हूं क्या मैं इसको मैं किसी और को पढ़ा सकता हूं। जिस दिन तुम्हें यह कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट एक्चुअल में समझ आना स्टार्ट होंगे मेरे दोस्त। तुम सिर्फ तब हवा हवा में चीजें नहीं पढ़ोगे, तब तुम्हें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होगा। ये माइंडसेट बना लो कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि मैं किसी और को भी पढ़ा पाऊं, ये माइंडसेट रखो। हाँ 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 भैया, गिट भी ऐड करेंगे तो नोट भी ऐड हो जाएगा, उसको कैसे रोकेंगे, गिट पर अपलोड होने से सर जी। ओके, डॉट गिट इग्नोर एक फाइल होती है, होमवर्क में एक बार पढ़ के आना, गिट इग्नोर करके कोई फाइल होती है, कल डिस्कस करते हैं, एक बार इस फाइल के बारे में पढ़ के आना, गिट इग्नोर क्या है, ठीक। हाँ, वरना तुम क्या करना है, अरे इसको डिलीट ही मार देना यार, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट मार देना, कितना ही टाइम लगेगा तुम्हें नोड मॉड्यूल्स को दोबारा वापस लाने में, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट मारना, हाँ, फिर तुम्हें तब चाहिए होगा वापस ले आना, कितना ही टाइम लग रहा है। हाँ, वरना गिट इग्नोर करके होता है, उस कमांड को एक बार देखना, बहुत सही। भैया गिट हैकाथॉन का प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाया, आई थॉट कि रात 12 बजे तक है, भैया प्लीज कुछ की करिए, अब क्या करूं मैं भाई, पीएस ने स्टार्ट कर दिया चेक करना, डालो यार लिंक्डइन पे, कोई नहीं इस बार प्राइस नहीं जीतोगे तो, अभी रिएक्ट का भी रखेंगे हैकाथॉन, डरो मत, चिल है सब। हाँ हाँ ठीक है ओके, फिर बाय बाय, गुड नाइट। भैया एक दिन में कितनी देर पढ़ते थे ऊबर क्रैक करने के लिए, करने से पहले? यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं, मैं मेरा वो है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए टाइम, 5-6 घंटा पढ़ूंगा पर आराम से पढ़ूंगा तमीज से, है ना। हाँ ठीक है ओके, बाय बाय।